गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। कैसे हैं सारे लोग? आई होप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त नागेश श्रीवास्तव। पेश हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, जो कि एनसीईआरटी, सीबीएसई, आईसीएसई, यूपीएससी, यूपीपीएससी, स्टेट पीसीएस, है ना, किसी भी लेवल के एग्ज़ाम, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी लेवल ऑफ एग्ज़ाम के साइंस वाले पार्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर आप मेरे साथ मेरा पूरा ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो हम लोग ये चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे बहुत आसान तरीके से। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल युवान एडुसर्व पर। आप देख रहे होंगे इस वक्त आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा होगा मेरा चैनल युवान एडुसर्व। जो नए लोग हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, दिल से धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत बहुत आभार आपका। और जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि वो कितना लाभ ले चुके हैं ऑलरेडी। आप मेरे चैनल पे वीडियोस देख रहे होंगे, इस वक्त आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि क्विज़ मौजूद है। सीज़न 2 का एपिसोड 1 क्विज़ मौजूद है, केमी क्विज़। और उसके बाद आपको टॉपिक ओरिएंटेड बहुत सारे आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे। इवन सीज़न 1 के भी आपको एपिसोड क्विज़ एपिसोड्स मिल जाएंगे, 28, 29, 30 होंगे करीब करीब, जो कि बहुत बहुत इंजॉय आप करेंगे, मतलब फन आप करेंगे इसे खेलने में। तो आप इसे खेलिए, इसे देखिए और सीखिए, क्योंकि इसके थ्रू आप अपने कॉम्पिटिशन्स को क्रैक कर सकेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग युवान एडुसर्व। चलिए बहुत ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं कि आज कौन सा टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं। टॉपिक है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे चारों तरफ जो भी मैटर है ना, हर चीज़ जो बाहर है वो मैटर है। हम लोगों ने टॉपिक नंबर 1 पढ़ा था, मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर पढ़ा था, जहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सिलेबस से आते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो मैटर, हर चीज़ मैटर है हमारे चारों तरफ सराउंडिंग में। अब ये देखना है कि उसमें प्योर कितना है, कितना कोई और चीज़ उसमें घुला हुआ है। देखो हमारे आपके नज़र में प्योर अनप्योर हो सकता है, लेकिन साइंटिस्ट के नज़र में प्योरिटी का मामला कुछ अलग तरीके से वो देखते हैं कि कुछ अन्य चीज़ें हेट्रोजिनस फॉर्म में तो नहीं मिला हुआ है, या होमोजिनस है कि नहीं, एक तरह का है, या हेट्रोजिनस अलग अलग तरह की चीज़ें आकर के मिली हुई है। तो उनका देखने का नज़रिया अलग है। आइए एनसीईआरटी के चैप्टर को पढ़ते हैं और लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली यूट्यूब में जो भी लोग पढ़ाते हैं वो गलती ये करते हैं कि वो एनसीईआरटी को प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं करते हैं, वो जिस्ट उठा लेते हैं, बस उसी को ही समझा देते हैं। लेकिन ये गलत तरीका है बच्चों, ध्यान रखना। जब तक कि एनसीईआरटी, चूँकि वही आपका क्लेम लेंगे, चाहे आपका कोई कॉम्पिटिशन्स के लिए आप देख रहे हो, चाहे आपके एग्ज़ाम के लिए ही सही, है ना। तो एनसीईआरटी को ही हम लोग को टारगेट करना है बच्चा पार्टी। एनसीईआरटी अगर हो तो उसको सामने निकाल के बैठ जाइए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, धैर्यपूर्वक लाइन बाय लाइन सुनिए। अगर ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो इसको एपिसोड वाइज देखिए, क्योंकि हम कोई भी एडिट नहीं करते हैं। ठीक है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ देखने के लिए। हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस दैट वी बाई फ्रॉम द मार्केट आर प्योर। हम लोग ये कैसे तय करते हैं कि जो भी चीज़ें खरीद रहे हैं इन चीज़ों में से वो प्योर ही होगा, शुद्ध ही होगा, है ना। देखो, हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक्स ऑफ दीज कंज्यूमेबल्स। आपने देखा होगा कि कई जगह पे वर्ड प्योर लिखा रहता है इन इस्तेमाल करने के लिए, कंज्यूमेबल्स का। ये सारे कंज्यूमेबल्स हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। कॉमन पर्सन के लिए प्योर का मतलब है कि नो एडल्ट्रेशन, यानी कोई मिलावटी चीज़ ना हो, वही हम लोग के लिए प्योर है। लेकिन साइंटिस्ट के लिए ये होता है कि एक्चुअली मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस हैंस नॉट प्योर, यानी साइंटिस्टों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए है कि ये एक मिक्सचर है। जो भी ये चीज़ें आप देख रहे हैं कंज्यूमेबल्स, ये एक मिक्सचर है। और मिक्सचर में आप जानते हैं मिक्स वर्ड होता है, इसका मतलब हो गया कि डिफरेंट सब्सटेंस, यानी अलग अलग जो पदार्थ है उससे मिल करके ये बनते हैं, इसीलिए ये प्योर नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मिल्क क्या है, एक मिक्सचर है वाटर, फैट और प्रोटीन्स का, है ना। कुछ और भी चीज़ें होती है, तो मेनली वाटर, फैट और प्रोटीन का ये मिक्सचर है, ठीक है ना, तब जा करके ये मिल्क बनता है ना। हम लोग के नज़र में क्या होता है कि मिल्क क्या एक प्योर है ना, प्योर सब्सटेंस, प्योर चीज़ है। चलो, साइंटिस्ट सेज दैट समथिंग इज प्योर, इट मीन्स दैट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, है ना,
ऑफ दैट सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर। अगर साइंटिस्ट कहते हैं कि कोई भी चीज़ प्योर है, शुद्ध है, इसका मतलब जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, पार्टिकल यानी कण, यानी जो उसके घुले हुए मिले हुए जो कण है उस पदार्थ के, उसका रासायनिक प्रकृति एक जैसा होगा, यानी केमिकल नेचर उसका एक जैसा होगा, तब जाकर के वो चीज़ हम प्योर मानते हैं, है ना। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। देखो प्योर सब्सटेंस, ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है ना, आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरा दावा है। एक प्योर सब्सटेंस अगर होगा, है ना, तो वो क्या होगा आपका, उसमें सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स होंगे, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, एक तरह की पार्टिकल्स मौजूद होंगी। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो सब्सटेंस क्या है, एक प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर है, एक प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर होगा, तब जाकर के वो उसमें प्योरिटी हमें दिखाई देगी। अभी हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे अभी आगे भी। अच्छा, एज वी लुक अराउंड, हम लोग चारों तरफ देखें, वी कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द मैटर around us exist as mixture of two or more pure component. For example, sea water, mineral, soil, etc. are all mixture. अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो ज़्यादातर जो चीज़ें देखती हैं, है ना, ज़्यादातर जो मैटर्स हमारे चारों तरफ दिखता है वो मिक्सचर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। मिक्सचर कैसा, दो या दो से ज़्यादा पदार्थ आपस में मिले होते हैं, वो उस अवस्था में हमें दिखाई देता है। जैसे कि सी वाटर, है ना, हाइड्रोजन भी है, आपका वाटर, ऑक्सीजन भी है ना, फिर मिनरल्स हैं, सॉइल है, और भी ये सारे क्या हैं, मिक्सचर्स हैं, और भी चीज़ें। अच्छा, व्हाट इज मिक्सचर, अब समझते हैं बारी बारी से कि मिक्सचर्स क्या है ना। मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मिक्सचर में क्या आपको मिला हुआ होता है, एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, एक से ज़्यादा प्योर ऑफ मैटर जो मिला होता है उसे हम सब्सटेंस कहते हैं। जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, ये मैटर हुए, सॉलिड लिक्विड गैस मैटर हुआ। तो एक से ज़्यादा अगर फॉर्म ऑफ मैटर अगर मिला हुआ है तो उसे हम मिक्सचर कहते हैं, ठीक है ना। चलो, ए सब्सटेंस कैनॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। किसी भी पदार्थ को, एक पदार्थ को सेपरेट नहीं किया जा सकता है, मतलब सेपरेट करके अलग अलग नहीं किया जा सकता है काइंड्स ऑफ मैटर में, है ना, यानी लिक्विड में अलग, सॉलिड में अलग, किसी भी फिजिकल प्रोसेस के तहत, किसी भी फिजिकल प्रोसेस के तहत, है ना, उस सब्सटेंस को अलग अलग नहीं किया जा सकता है, अलग अलग आपको काइंड्स ऑफ मैटर में। वी नो दैट डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड, अब ध्यान देना ये क्वेश्चन आया हुआ है। वी नो दैट डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। यानी आप जानते हैं कि जो घुला हुआ डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड है उसे हम वाटर से अलग कर सकते हैं, किस तरह से, फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन से हम अलग कर सकते हैं जी, है ना। हाउएवर सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ अ सब्सटेंस, हालांकि सोडियम क्लोराइड जो है वो खुद में एक सब्सटेंस है और उन्हें कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। और सोडियम क्लोराइड खुद में एक सब्सटेंस होने के अलावा उसको भी तोड़ करके अलग नहीं किया जा सकता है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। ध्यान से पढ़िए, हाउएवर सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ ए सब्सटेंस, है ना, खुद में एक पदार्थ है, एंड कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। और किसी भी तरह से इसे हम लोग नहीं अलग कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस के तहत, है ना। किस में अलग नहीं कर सकते हैं, इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो इसमें मिले हुए हैं, केमिकल जो कॉम्प्लेक्स है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो मिला हुआ है, जिस चीज़ से बना हुआ है सोडियम क्लोराइड, उसको हम किसी भी तरह से अलग नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो उसके बाद है हाउएवर सिमिलरली शुगर इज ए सब्सटेंस, जैसे कि इसी तरह से शुगर भी क्या है, एक सब्सटेंस है, पदार्थ है। क्यों? इट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर, क्योंकि इसमें एक तरह का ही मैटर मौजूद होता है ना, वन काइंड ऑफ प्योर मैटर, एंड इट्स कॉम्पोजिशन इज द सेम थ्रू आउट। और इसका जो कॉम्पोजिशन है ना, इसमें जो मिला हुआ होता है वो एक तरह का होता है ना। शुगर इज ए सब्सटेंस बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर, एक तरह का ही प्योर मैटर होता है, सॉलिड है ना,
और उसके बाद इसमें जो इट्स कॉम्पोजिशन जिससे ये बना होता है वो भी एक जैसा ही होता है। चलो, सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट सिंगल सब्सटेंस। सॉफ्ट ड्रिंक और सॉइल, जैसे यहाँ पे तो हमने क्या कहा कि शुगर इज ए सब्सटेंस, है ना, एक तरह का सब्सटेंस है, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक और सॉइल क्या है, वो सिंगल सब्सटेंस नहीं है। क्यों? वट एवर द सोर्स ऑफ ए सब्सटेंस मे बी, इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, है ना। जो भी सोर्स हो इन सब्सटेंस का, सॉफ्ट ड्रिंक और सॉइल का, उसका स्पेशल गुण धर्म होता है, उसका एक अलग ही कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसकी प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स अलग ही होती हैं। इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। किसी भी सोर्स से प्राप्त होने वाले एक तरह के जो पदार्थ होंगे, उसका अभिलक्षणिक गुण जो है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, वो एक जैसा होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ देयरफॉर वी कैन से दैट ए मिक्सचर कंटेन मोर देन वन सब्सटेंस, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो मिश्रण है, मिक्सचर है, उसमें एक से ज़्यादा पदार्थ मौजूद होते हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, अब देखो मिक्सचर्स के टाइप और इन उदाहरणों से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखना बच्चों। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट दैट फॉर्म ए मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर। देखो, नेचर ऑफ द कंपोनेंट यानी उसमें जिस चीज़ से मिल करके बना है उसकी प्रकृति कैसी है ना। मिक्सचर्स में जो कंपोनेंट्स होगा, जिन चीज़ों से मिक्सचर बना हुआ है, उसकी प्रकृति कैसी, उस पर निर्भर करेगा कि अलग अलग तरह के मिक्सचर्स के विभिन्न प्रकार निर्भर करेंगे, ध्यान रखना, है ना। कंपोनेंट, चलो क्लास को 4 हिस्से में डिवाइड कर दो, ए बी सी डी में। ग्रुप ए को पकड़ाओ बीकर, उसमें 50 ml ऑफ वाटर डाल दो और 1 चम्मच स्पैटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर डाल दो, ठीक है ना, ध्यान रखना। ग्रुप ए 50 ml और 1 चम्मच उनको कॉपर सल्फेट पाउडर मिला हुआ है। ग्रुप बी को देखो 50 ml ऑफ वाटर मिला और 2 स्पैटुला फुल कॉपर सल्फेट पाउडर मिला है बीकर में। ग्रुप सी और डी को डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी दोनों को भी अलग अलग अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट पकड़ा दिया गया। और पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है ना, और कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, इनके पकड़ा दिया गया है। अच्छा, मिक्स द गिवन कंपोनेंट टू फॉर्म द मिक्सचर, फॉर्म ए मिक्सचर। अब इन लोगों को मिलाने को बोल दिया जाए कि भाई जिनको जो जो मिला हुआ मिलाइए। अब इनके ऑब्जर्वेशंस को रिपोर्ट करिए, लिखिए, और उसके यूनिफॉर्मिटी, कलर में एक समानता को देखिए, उसके टेक्सचर, उसके बनावट को, जो मिक्सचर है उसके बनावट और उसके कलर को ध्यान से ऑब्जर्व करिए। ग्रुप ए और बी have obtained a mixture which has a uniform composition throughout। ग्रुप ए और बी के पास जो मिक्सचर बना है उसमें जो कॉम्पोजिशन है वो थ्रू आउट एक समान घुले हुए नजर आएंगे आपको, ठीक है ना। ग्रुप ए एंड बी हैव ऑब्टेन्ड ए मिक्सचर विच हैज़ ए यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, यानी एक तरह के जो कॉपर सल्फेट ही दोनों को मिला हुआ था बस, ठीक है ना। हाँ, बी को थोड़ा ज़्यादा मिला था कॉपर सल्फेट, 2 स्पैटुला, और ग्रुप ए को 1 चम्मच मिला हुआ था, लेकिन उसे मिलाएंगे तो वो घुल जाएगा। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड होमोजीनियस। होमोजीनियस क्यों? क्योंकि एक तरह की चीज़ों को मिलाया गया है और घुलने वाली चीज़ों को मिलाया गया है, ठीक है ना। यानी कॉपर सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट ही बस, और वाटर में कॉपर सल्फेट ही, तो वो होमोजीनियस हुआ। लेकिन सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर्स आर, है ना, सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर्स आर, देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, अगले पेज पे चलते हैं हम लोग। आर इन द वाटर एंड शुगर इन द वाटर। अच्छा, होमोजीनियस के लिए कहा जा रहा है कि शुगर वाटर जो है ना, वो आपका एग्जाम्पल हो सकता है ना। चलो, कंपेयर द कलर ऑफ द सोल्यूशन। अब कंपेयर करिए कलर का, सोल्यूशन के दोनों ग्रुप्स का जो कलर है उसको कंपेयर करिए, ए और बी वाला। दो बोथ द ग्रुप हैव ऑब्टेन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बट द इंटेंसिटी ऑफ द कलर ऑफ द सोल्यूशन इज डिफरेंट। देखो, दोनों को कॉपर सल्फेट ही मिला हुआ है, लेकिन जो कलर का जो तीव्रता है वो सोल्यूशंस में वो अलग अलग आएगा, है ना। इसका मतलब है दिस शोज दैट ए होमोजीनियस मिक्सचर कैन हैव ए वेरिएबल कंपोजिशन। इसका ये पता चलता है हमें कि होमोजीनियस मिक्सचर में अंतर आ सकता है, उसके कंपोजिशन के आधार पर अंतर आ सकता है। का मतलब याद होगा, ग्रुप ए को 1 स्पैटुला मिला था कॉपर सल्फेट और ग्रुप बी को 2 स्पैटुला कॉपर सल्फेट का मिला हुआ था और उसे मिक्स किया गया, तो दोनों का कलर में अंतर आएगा, एक गाढ़ा होगा, एक हल्का ही रहेगा, है ना, तो कलर में अंतर आया।
ग्रुप सी और ग्रुप डी देखो, इनको ऑब्टेन हुआ है मिक्सचर which contain physically distinct parts and have non uniform composition। यानी आप इसमें देखें तो इनके जो भौतिक दृष्टि से ग्रुप सी और डी ने जो मिक्सचर प्राप्त किया है, अगर उसे देखा जाए तो फिजिकली ये डिस्टिंक्ट है, यानी भौतिक दृष्टि से ये अलग हुए। सी और डी में ने जो ऑब्टेन किया था मिक्सचर, अभी पीछे जो देखा आपने, ये अलग हैं। क्यों? क्योंकि इनमें नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, यानी इनमें जो मात्रा भी अलग अलग है ना, और अलग अलग चीज़ों को, हेट्रोजीनस चीज़ों को मिलाया जा रहा है ना। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड हेट्रोजीनस मिक्सचर, है ना, अलग अलग चीज़ों को मिलाया जा रहा है। अच्छा, इस तरह का जो उदाहरण हमको देखने को मिलता है कि मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड और आयरन फिलिंग, सोडियम क्लोराइड और आयरन फिलिंग का मिक्सचर अगर देखेंगे तो ये भी उदाहरण है। सॉल्ट एंड सल्फर, है ना, ऑयल एंड वाटर कभी भी मिलेंगे नहीं, देखिएगा अलग ही अलग रहेंगे दोनों। तो हेट्रोजीनस क्या है कि एक तरह का नहीं, अलग अलग तरीके का चीज़, लेकिन वो मिक्सअप नहीं होगा, है ना। इसको हेट्रोजीनस मिक्सचर हम कहते हैं। चलिए अब एक्टिविटी, अगला एक्टिविटी लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ग्रुप क्लास को फिर से 4 ग्रुप में आप डिवाइड करो, ए बी सी एंड डी, है ना। ग्रुप ए को पकड़ाओ फ्यू क्रिस्टल्स, छोटे छोटे कण, है ना, फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट पकड़ाओ, है ना। 1 स्पिटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट। ग्रुप बी को पकड़ाइए, पहला को क्या पकड़ा रहे हैं, कुछ ही क्रिस्टल पकड़ा है कॉपर सल्फेट का। ग्रुप बी को फुल 1 स्पून पकड़ा रहे हैं कॉपर सल्फेट का। ग्रुप सी को पकड़ा रहे हैं चॉक पाउडर या आटा आपको पकड़ा रहे हैं, और ग्रुप डी को फ्यू ड्रॉप ऑफ मिल्क या इंक ग्रुप डी को पकड़ा रहे हैं। ध्यान रखना, इसी के आधार पे आगे के 3 उदाहरण आएंगे, 3-4 उदाहरण आएंगे, इसको पकड़ के चलिएगा। अच्छा, ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल इन वाटर एंड स्टे प्रॉपरली। सभी ग्रुपों को, ग्रुप क्या करेंगे कि जो भी चीज़ें उनको दी गई है उसको वाटर में डालें और उसे प्रॉपरली ग्लास रॉड की सहायता से उसको मिलाएं। क्या पार्टिकल्स दिख रहे हैं आप लोगों को, है ना, कि विजिबल हैं जो बीकर में, या डायरेक्ट ए बीम, अब बीम ऑफ लाइट टॉर्च से लगाइए, ठीक है ना, थ्रू द बीकर, बीकर के थ्रू लगाइए टॉर्च को। अच्छा, उसमें आपको क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि उसमें पाथ दिख रहा है लाइट का, है ना। एक तरफ से देखिए, इसका हम आपको दिखाते हैं, ये इधर होगा, ये देखिए, ये है, यानी टॉर्च, है ना, लाइट मारे क्या इस जो ये बीकर है और इसके बाद वाला बीकर है, तो ये पाथ जो है वो दूसरे बीकर में दिख रहा है, लेकिन इस बीकर में सोल्यूशन भरा हुआ, मिक्सचर भरा हुआ है, लेकिन नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसी की बात कर रहा है। चलिए वापस आते हैं, ठीक। अच्छा, फिर है इन मिक्सचर्स को थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए अनडिस्टर्ब, कुछ समय बाद कुछ समय के लिए इन्हें अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए और फिल्ट्रेशन एपरेटस को लगाइए। उस समय में फिल्ट्रेशन एपरेटस ये रहा, इस चीज़ को लगाने के लिए आपको कहा जा रहा है, ठीक है, इसको लगाना है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, मिक्सचर जब स्थिर हो जाए, क्या आपने देखा कि जो मिक्सचर है वो स्थिर हो गया है, या जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन होना शुरू हो रहे हैं, है ना, यानी पार्टिकल सेटल डाउन हो रहे हैं कुछ समय में। अच्छा, अब क्या करेंगे, फिल्टर द मिक्सचर, मिक्सचर को फिल्टर करेंगे। क्या कुछ रेसिड्यू बचा हुआ आपको फिल्टर पेपर पे दिख रहा है, यानी यहाँ पे आप डालेंगे, इस पे फिल्टर पेपर यहाँ पे रखा हुआ है, तो ऊपर से आप डालेंगे, ठीक है ना, जो भी बीकर में है आपके, आप जब डालोगे तो फिल्टर पेपर में कुछ बचा जाएगा, रेसिड्यू बच जाएगा, ठीक है, और बाकी जो है फिल्टर होकर के नीचे आ जाएगा बीकर से। तो ग्रुप ए और बी का सॉल्यूशन प्राप्त हुआ है, तो हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, सॉल्यूशन क्या होता है। ग्रुप सी को सस्पेंशन उनको दिखाई देता है उनके मिक्सचर में, तो सस्पेंशन के बारे में भी अभी पढ़ेंगे। ग्रुप डी को कोलोइडल सॉल्यूशन प्राप्त होता है। तो इन तीनों के विषय में हम लोग बृहद तौर पे आराम से पढ़ेंगे, ध्यान रखना। हाँ, कंपाउंड तब बोला जाता है बच्चों जब एक से ज़्यादा एलिमेंट, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिल करके बना होता है, तो उसे हम कंपाउंड बोलते हैं, ध्यान रखना बच्चों। चलो, सॉल्यूशन क्या है, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है ना, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थ आपस में मिले हुए हैं, है ना,
और ये आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं। यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ सोल्यूशन इन योर डेली लाइफ। अगर आप देखें तो आपके दैनिक जीवन में कई तरह के सोल्यूशंस है ना, घोल आपको देखने को मिलते हैं, जैसे लेमनेड है, सोडा वाटर है, ये कुछ उदाहरण है सॉल्यूशंस के। आमतौर पे यूजुअली हम लोग ये सोचते हैं कि सॉल्यूशन एक लिक्विड है ना, जिसमें वी थिंक सॉल्यूशन एज ए लिक्विड दैट कंटेन्स ईदर ए सॉलिड लिक्विड और ए गैस डिजॉल्व इन इट। हम लोग आमतौर पर सोल्यूशन के तौर पे ये समझते हैं कि लिक्विड होगा जिसमें कि सॉलिड लिक्विड गैस घुला हुआ होगा, लेकिन हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, क्योंकि एलॉय में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये रहा एलॉय नीचे दिया हुआ है। तो सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है एलॉय के रूप में, गैसेस सॉल्यूशन होता है जो आपके एयर में है ना, हर तरह की गैसेस आपस में मिक्सअप है ना, तो वो भी आपको मौजूद है, तो वो भी एक गैसेस सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड से नहीं होता, ध्यान रखना बच्चों। तो इन ए सॉल्यूशन देयर इज होमोजेनिटी, है ना, सॉल्यूशन में एक तरह का हमको देखने को मिलता है ना, सब्सटेंसेस जो है देखने को मिलता है पार्टिकल लेवल पर। सॉल्यूशन देयर इज होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। पार्टिकल लेवल यानी कण जो उसमें घुले होते हैं सॉल्यूशंस में, है ना, उस लेवल पर हम देखते हैं कि कितने एक समान तौर पर मौजूद हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर लेमनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट, लेमनेड टेस्ट सेम थ्रू आउट, दिस शोज दैट द पार्टिकल ऑफ शुगर और सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। यानी लेमनेड का जो नींबू पानी का जो टेस्ट है, जब आप पियोगे मिक्सचर बना करके ना, तो लेमनेड का जो भी पार्टिकल है वो वाटर के दो पार्टिकल्स के बीच में जाके बैठ जाएगा। इवन सॉल्ट या शुगर मतलब सॉलिड में मिलाओगे, उस लिक्विड में मिक्सचर बनाओगे तो भी वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जाके आराम से बैठ जाएगा और वो इवनली घुल जाएगा। तो वो क्या है, होमोजेनियस है इसमें, है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पे अभी थोड़ा देर पहले बोले थे सॉलिड सॉल्यूशंस के बारे में, तो एलॉय के बारे में था। तो एलॉय क्या है, ये मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का, है ना, मोर मेटल्स और ए मेटल एंड ए नॉन मेटल एंड कैनॉट बी सेपरेटेड। अच्छा, और मेटल्स और ए मेटल यानी दो से ज़्यादा आपको दो या दो से ज़्यादा आपको मेटल्स है ना मौजूद होंगे। अच्छा, एंड नॉन मेटल एंड मेटल एंड नॉन मेटल एंड कैनॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड, है ना आपका। अच्छा, तो मेटल जो है आपका ये इसे हम लोग ना जो एलॉय है ना, कैनॉट बी सेपरेटेड, किसी भी फिजिकल मेथड के से एलॉय को किसी भी भौतिक प्रक्रिया के द्वारा या फिजिकल मेथड के द्वारा हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते इन कंपोनेंट्स में, यानी अलग अलग चीज़ों में हम अलग नहीं कर सकते, ध्यान रखना। कैनॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स, यानी कंपोनेंट यानी जिन चीज़ों से मिल के बनी हुई है उसे हम फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। बट स्टिल एलॉय इज़ कंसिडर्ड एज ए मिक्सचर बिकॉज, तो भी एलॉय को हम लोग कह सकते हैं कि ये एक मिक्सचर है, कंसिडर ही करते हैं ये तो भी एक मिक्सचर है, क्योंकि ये शो करता है अपना एक गुणधर्म, गुण, प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी जिन चीज़ों से मिल करके, जिन कॉन्स्टिट्यूएंट से मिल करके बना है उनका प्रॉपर्टी वो एलॉय दिखाता है ना, ध्यान रखना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपका ब्रास जो है उसमें मिक्सचर होता है 30% जिंक और 70% कॉपर। तो जो कॉपर का जो नेचर है ना, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट हुए, जिंक और कॉपर क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट हुए ब्रास के, तो इन दोनों का हमें इफेक्ट ब्रास पर दिखाई देता है, ध्यान रखना, यही पीछे कहा गया है। तो ये अलॉय क्या है, बेसिकली सॉलिड सॉल्यूशन है जिसमें दो या दो से ज़्यादा धातु धातु का आपको मेटल देखने को मिलता है, मिला हुआ होता है। जैसे आप देखेंगे गोल्ड है, जो प्योर गोल्ड लोग नहीं पहनते हैं क्योंकि वो जल्दी टूट जाएगा या उसे मतलब दबाने पे दब सकता है, तो उसमें दूसरे कुछ धातु मिला दिया जाएगा जिससे कि वो उसका थोड़ा कड़ा हो सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अच्छा, सोल्यूशन के पास क्या होता है, एक सॉल्वेंट होता है और सोल्यूट होता है, ठीक है ना, सॉल्यूशन के पास, है ना, ये इसका कंपोनेंट है। सॉल्यूशन का कंपोनेंट क्या है, सॉल्वेंट और सोल्यूट। तो जो कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का, जो डिसॉल्व होता है अदर कंपोनेंट्स में, है ना, द अदर कंपोनेंट इन इट, यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट।
तो सॉल्वेंट में जो सबसे ज़्यादा लार्जर अमाउंट में जो कंपोनेंट मौजूद होगा उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। ध्यान है, सॉल्यूशन में जो लार्जर अमाउंट में कंपोजिशन होगा उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। वो क्या करेगा, वो डिसॉल्व करेगा, दूसरे को अपने में डिसॉल्व कर लेगा, ठीक है ना। अच्छा, जो कंपोनेंट सॉल्यूशन में कम क्वांटिटी में है, लेसर क्वांटिटी में है ना, आपको सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है, उसे हम सॉल्यूट कहते हैं, है ना। अब इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे शुगर है, वाटर में है तो शुगर क्या है, एक सॉलिड है, वाटर क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन है। तो शुगर सॉल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है ना। तो उसी तरह सॉल्यूशन है, आयोडीन का सॉल्यूशन है, अल्कोहल जिसे हम इन अल्कोहल नोन, तो टिंचर ऑफ आयोडीन, आयोडीन क्या है, यहाँ सॉलिड है जो कि सॉल्यूट के तौर पर, अल्कोहल लिक्विड जो है सॉल्वेंट है। इसी तरह से आपका और भी है ना। तो एरिएटेड ड्रिंक्स है जिसमें आपका सोडा वाटर आता है, आर इन गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस, दिस कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड। एरिएटेड ड्रिंक्स, देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है एज ए सॉल्यूट, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है ना। तो मिला रहता है जो आप सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह पीते हो। एयर का जो मिक्सचर है गैस, है ना, तो एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। तो एयर क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें बहुत सारी गैसेस मिली हुई होती हैं, है ना। तो जो दो मेन है वो आपको ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 38% मिला होता है, ये मेन है, अदर गैसेस भी है ना, जो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होता है। तो इसमें क्या समझाना चाहे कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है ना। अच्छा, सॉल्यूशन क्या है, इसका प्रकृति समझ लेते हैं। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है ना। एक सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, यानी अच्छे से घुल जाएगा इवनली। जो इसके पार्टिकल्स होंगे सॉल्यूशन के, याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखेंगे। जो पार्टिकल होंगे सॉल्यूशन के वो बहुत ही छोटे होंगे, 1 नैनोमीटर के बराबर होंगे, नैनोमीटर के बराबर होंगे या उससे भी छोटे ही होते हैं। तो इन्हें हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, चूँकि ये बहुत छोटे इनके कण होते हैं, 1 नैनोमीटर या उससे कम होते हैं, तो वो स्कैटर नहीं कर पाते, यानी बिखरा नहीं पाते हैं बीम ऑफ लाइट को जब सॉल्यूशन से पार कराया जाता है। तो इसीलिए पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं होता है सॉल्यूशन में, क्योंकि इतना छोटे छोटे कण होते हैं ना कि जब आप टॉर्च लगाओगे आप बीकर के बाहर से उस सॉल्यूशन के थ्रू, तो आपको पाथ नहीं दिखेगा, वो पास होने देगा। सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर। तो इस तरह के जो सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं, जो मिक्सचर में घुले हुए होते हैं, उन्हें हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के माध्यम से, है ना। तो ये सॉल्यूट पार्टिकल्स भी आपको डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज अ सॉल्यूशन इज स्टेबल, यानी सॉल्यूशन स्थिर है, स्थिर होने पर भी और इन्हें न डिस्टर्ब किया जाए तो भी इसके पार्टिकल आपको नीचे सेटल नहीं होते हैं। आप कभी नहीं देखिएगा कि सॉल्यूट पार्टिकल सेटल्ड हुआ है। नींबू पानी कभी मिलाइए, आप 1 घंटा बाद भी देखिएगा ना, तो उसमें कोई नीचे लेयर नहीं जमा होगा, क्योंकि वो बराबर घुल चुका होगा, होमोजीनियस मिक्सचर है, बराबर घुल चुका होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए उसके पार्टिकल्स नीचे सेटल नहीं होंगे। चलो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब अभी आपको समझ आएगा। एक्टिविटी 2.2 हम लोगों ने देखा, ऑब्जर्व किया, ग्रुप ए और ग्रुप बी के बाद पास ऑब्टेन डिफरेंट शेड्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी अलग अलग शेड्स ऑफ सॉल्यूशंस आपको देखने को मिलता है ना। So we understand that in a solution, the relative proportion of the solute and solvent can be varied. तो हमने समझा कि कोई अगर जो सॉल्यूशन है ना, वो आपको रिलेटिव होता है उसका प्रोपोर्शनली कि कितना मात्रा में सॉल्यूट है, यानी जिसे घोला जाना है, और सॉल्वेंट कितना है, दोनों में अंतर पर भी निर्भर करता है मिक्सचर का आपका कलर हो सकता है, उसमें क्या घोल रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें निर्भर होती है। तो यहाँ वाले लाइन्स को आप समझिएगा फिर से। तो हमने समझा, वी अंडरस्टैंड दैट इन अ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन में द रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरिड। तो जो मिक्सचर है उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रपोर्शनली कितना है वो अंतर आ सकता है, मिक्सचर तो भी बनेगा ना। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन, it can be called a dilute, concentrate or saturation solution,
सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये निर्भर करता है कि कितने मात्रा में आप सॉल्यूट मिला रहे हो सॉल्यूशन में, है ना। उस आधार पे ये कहा जा सकता है कि डाइल्यूट, इट कैन बी कॉल्ड ए डाइल्यूट, इसे हम डाइल्यूट कह सकते हैं, कॉन्सनट्रेटेड कह सकते हैं, या सैचुरेटेड सॉल्यूशन कह सकते हैं। लेकिन ये तीनों अगर कह रहे हैं तो ये निर्भर करता है कि सॉल्यूट आप कितना मिला रहे हो, ठीक है। डाइल्यूट एंड कॉन्सनट्रेटेड आर कंपैरेटिव टर्म्स। डाइल्यूट और कॉन्सनट्रेटेड जो ये टर्म्स है ये तुलनात्मक है, तुलना करने के लिए होता है कि मिक्सचर में कितना मात्रा में सॉल्यूट मौजूद है, सॉल्वेंट मौजूद है। एक्टिविटी 2.2 में सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप ए इज डाइल्यूट। तो ग्रुप ए के द्वारा जो प्राप्त हुआ है सॉल्यूशन वो क्या है, डाइल्यूट फॉर्म में है ना। और एज कंपेयर टू दैट ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप बी, यानी ग्रुप बी के मुकाबले ग्रुप ए को जो सॉल्यूशन प्राप्त हुआ था वो डाइल्यूट फॉर्म में था। याद रखिएगा, अभी एक्टिविटी पीछे आप लोगों ने देखा है, वीडियो पॉज करके दोबारा से उन एक्टिविटी को दोबारा से देख सकते हैं बच्चा। फिर आइए फिर एक्टिविटी देखते हैं। अब 50 ml ऑफ वाटर ले लीजिए, है ना, 2 सेपरेट बीकर्स में, उसमें सॉल्ट मिलाइए एक बीकर में, और शुगर या बेरियम क्लोराइड सेकेंड बीकर में मिलाइए और चलाते रहिए उसको, मतलब घोल कर चलाते रहिए। अच्छा, व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व, जब एक समय ऐसा आएगा कि जब और आप इसमें नहीं कुछ मिला सकते हैं, व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व, है ना, हीट द कंटेंट ऑफ द बीकर टू रेज द टेम्परेचर बाय अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस, स्टार्ट एडिंग द सॉल्यूशन अगेन। ठीक है, जब व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी, यानी आप लगातार शुगर मिलाते जा रहे हैं या सॉल्ट मिलाते जा रहे हैं या बेरियम क्लोराइड मिलाते जा रहे हैं, जब मिलाते मिलाते एक समय ऐसा आएगा जब और मिलाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे उस कंटेंट को, है ना, और बीकर टू रेज द टेम्परेचर, यानी हीट करेंगे उस बीकर को ताकि टेम्परेचर बढ़ सके। 5 डिग्री सेल्सियस तक आपको टेम्परेचर बढ़ाना है। अब फिर से इसमें मिलाना है, शुरू कर देना है, सॉल्ट हो, शुगर हो या बेरियम क्लोराइड है, और मिलाते चलेंगे। चलिए अब देखते हैं क्या है कंक्लूजन है। इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर एट ए गिवन टेम्परेचर द सेम। क्या हम लोग ने सॉल्ट, शुगर या बेरियम क्लोराइड को जो पानी में मिला रहे थे गिवन टेम्परेचर पर एक जैसा ही दिख रहा है ना। चलो, एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सॉल्यूशन दैट हैज डिजॉल्व्ड एज मच solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving is said to be saturated solution। तो सैचुरेटेड कहीं भी आप इस्तेमाल करते हो, इसका मतलब होता है अधिकतम। इसका होता है कि कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब सॉल्यूशन पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुका है, जिसमें सॉल्यूट वो जितना कैपेबिलिटी है, जितना क्षमता है, उतना उसमें डिसॉल्व कर दिया गया है ना। सॉल्यूशन की जितनी क्षमता है उतना सॉल्यूट उसमें मिला दिया गया है। अब उससे ज़्यादा नहीं मिलाया जा सकता क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसे ही हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरे शब्दों में कहें तो नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन ए सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर, यानी अब और सोल्यूट नहीं मिलाया जा सकता है गिवन टेम्परेचर पर, जितना तापमान पर वो और सोल्यूट नहीं मिलाया जा सकता है ना। इसे ही कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। अब ध्यान देना, इंपॉर्टेंट, सॉल्युबिलिटी क्या होता है ना। अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कितना अमाउंट में आपका सॉल्यूट घुल जाता है ना, मौजूद होता है गिवन टेम्परेचर पर, एक सर्टेन टेम्परेचर, निश्चित तापमान पर किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट मौजूद होता है कहलाता है सॉल्युबिलिटी। ध्यान रखना, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, जब आपका टेम्परेचर निश्चित टेम्परेचर पर किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आपका अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट होता है ना, वो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। अच्छा, if the amount of solute contained in a solution is less than the saturation level, it is called unsaturated solution। तो unsaturated solution इसके उलट चला जाएगा, यानी और solute अभी घोला जा सकता है। ध्यान रखना, तो अगर नहीं अधिकतम पे ले गया, मतलब अगर और घोला जा सकता था, अभी आपने नहीं उतना घोला है solute को सॉल्वेंट में, है ना,
तो इसका मतलब हो गया कि वो अभी अनसैचुरेटेड है, यानी अभी और सोल्यूट डालिए। ठीक है। What would happen if you were to take a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly? क्या होगा अगर आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ले एक निश्चित तापमान पर उसे ठंडा करें, धीरे धीरे ठंडा करें। वी कैन इन्फर, हमें ये जानकारी मिलेगी फ्रॉम द अबव एक्टिविटी दैट डिफरेंट सब्सटेंसेज इन गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज एट द सेम टेम्परेचर। यानी हमें ये जानकारी होगी कि जो एक्टिविटी किया गया है अभी ऊपर, उसमें दिखाया गया है कि अलग अलग जो पदार्थ है, डिफरेंट सब्सटेंस है ना, जो आपको सॉल्वेंट में मौजूद होगा, अलग अलग पदार्थ, उसकी अलग अलग सॉल्युबिलिटीज होगी निश्चित तापमान पर। ध्यान रखना, अलग अलग पदार्थ का अलग अलग सॉल्युबिलिटी लेवल होता है सॉल्वेंट में, यानी पानी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें सॉल्युबिलिटी अलग अलग सब्सटेंसेस के अलग अलग होंगे आपको निश्चित तापमान पर, सेम टेम्परेचर पर। याद रखना, सेम टेम्परेचर पर सबका अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक का अगर सॉल्युबिलिटी कुछ है तो उसी निश्चित सॉल्युबिलिटी पे सबका सारे सब्सटेंसेस का सॉल्युबिलिटी हो, अलग अलग होता है बच्चा। आइए आगे चलते हैं बच्चे। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट। अब देखो, पीछे हम लोग डाइल्यूट पढ़े थे, है ना, सैचुरेशन पढ़े थे, कॉन्सेंट्रेशन भी पढ़े थे। यहाँ वर्ड आ रहा है कॉन्सेंट्रेशन। तो किसी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट, यानी कितने मात्रा में सॉल्यूट मौजूद है ना, किसी है ना, कितना मौजूद है। यानी यहां बोला जा रहा है मास या वॉल्यूम बोला जा रहा है। ठीक है ना, है ना, किन चीज़ों से मिल करके बना हुआ मास, और वॉल्यूम कितना आकार लेता है, कितना मात्रा है किसी सॉल्यूशन में, है ना। फिर से पढ़ते हैं। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, एक निश्चित अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है, उसमें कितना सॉल्यूट मौजूद है ना, वो बताता है उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन। याद रखिएगा, सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है वो उसका कॉन्सेंट्रेशन बताता है। ठीक है। तो इसको जानकारी करने के लिए परसेंटेज में हमारे को एक तरीका बताया गया है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, या दूसरे तरफ से देखें तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ये भी आपको तरीके से निकलता है। चलिए कैसे निकलता है देखते हैं, इसको सीखते हैं बच्चों। आइए, तो वेरियस वेज है एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कितने मात्रा में सॉल्यूट घुला हुआ है, हमें पता करने के लिए हम दो तरीकों का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। पहला है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है ना, हम निकालते हैं, इसमें क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन मल्टीप्लाइड बाय 100। और दूसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। ये दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। इसका एक उदाहरण दिया है कि 40 ग्राम है कॉमन साल्ट और 320 ग्राम है वाटर। ठीक है ना, तो हमको कैलकुलेट करना है कॉन्सेंट्रेशन कितना घुला हुआ है इन सॉल्यूट इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमें पता है कि सॉल्यूट कितना है, साल्ट है 40 ग्राम है, ऊपर दिया है, गिवन है, सॉल्वेंट वाटर है, गिवन है 320 ग्राम। तो हमको क्या करना है, सॉल्यूशन पता करना है मास का। तो पहले सॉल्यूशन में तो दोनों घुला हुआ होगा, तो इसीलिए हम दोनों को क्या करेंगे, पहले प्लस कर देंगे। तो सॉल्यूशन हमको पता चल गया कि मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 360 ग्राम। ठीक है, तो अब हम यहाँ वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ऊपर जो लिखा हुआ था वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों ध्यान दो, ठीक है ना, ध्यान दो। अगर बोरिंग लगे तो थोड़ा सा उठ करके जाओ, कुछ खा पी लो, बम कुछ खा पी करके उसके बाद आकर के दोबारा से देखो, या अगर देख रहे हो तो लगातार देखते चलो। ठीक है, समझते चलो। तो इसको अप्लाई कर देंगे। अब हमें पता है कि सॉल्यूट 40 ग्राम और सॉल्यूशन कितना है 360 मल्टीप्लाइड बाई 100। जब आप कटपिट करोगे तो 11.1 इनफाइनाइट टाइम 1 जाएगा, तो उससे मतलब नहीं, 11.1% आया। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन हमें पता चल गया। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं सस्पेंशन क्या होता है ना। नॉन होमोजेनियस सिस्टम लाइक दोज ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप सी। तो उस एक्टिविटी को वापस जाइए, एक्टिविटी 2.2 को देखिएगा, तो ग्रुप सी को जो प्राप्त हुआ था, नॉन होमोजेनियस सिस्टम है, जो आपस में घुलते नहीं है, अलग अलग ही रहेंगे।
जिसमें सॉलिड्स डिस्पर्स हुआ है लिक्विड में। देखो यहाँ वर्ड डिस्पर्स पे गौर करना है। डिस्पर्स का मतलब होता है छितराना, बिखराना, है ना, फैला हुआ, है ना। वो डिसॉल्व नहीं लिखेगा, यहाँ पे डिस्पर्स लिखा है क्योंकि नॉन होमोजीनियस है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो कॉल्ड सस्पेंशन, इन्हीं कहा जाता है, सस्पेंशन कहा जाता है। जब सॉलिड डिस्पर्स हो लिक्विड में तो इन्हें सस्पेंशन कहा जाता है। सस्पेंशन क्या है? हेट्रोजीनस मिक्सचर है, बताया था अभी, जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो डिसॉल्व नहीं होते। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि डिसॉल्व नहीं होगा, है ना। ये सस्पेंड रहेंगे उस लिक्विड में पूरी तरह से थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। यानी मीडियम यहाँ क्या है? यहाँ डिसॉल्व जो मीडियम है, ये मीडियम होगा लिक्विड, ठीक है ना। तो मीडियम में ये सस्पेंडेड रहेगा, ये पार्टिकल्स बिखरे हुए रहेंगे, और इन पार्टिकल्स जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है ये आपको नेकेड आई से दिखेगा। चलो इसकी प्रॉपर्टी देख लो बच्चा। तो जो सस्पेंशन है वो क्या है? हेट्रोजीनस मिक्सचर, क्योंकि अलग अलग चीज़ जो डिसॉल्व नहीं होते उनसे मिल करके बनता है। ये पार्टिकल्स जो है नेकेड आई से देख सकते हैं। जो पार्टिकल्स है सस्पेंशन के वो स्कैटर यानी फैला हुआ रहता है। इसकी वजह से बीम ऑफ लाइट पास कराने पर उसके पाथ क्लियरली विजिबल होता है। ये देखो, ये आपका सस्पेंशन वाला है, तो यहाँ पर आपको दिखता है। इसी को हम टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं, है ना। इसमें आपका सस्पेंशन वैसा नहीं है तो इसलिए हमको नहीं देखने को मिलेगा उसका पाथ, क्योंकि पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं। द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन, ये इसके जो सोल्यूट पार्टिकल है सस्पेंशन के, ये नीचे बैठ जाते हैं अगर इन्हें हम अनडिस्टर्ब, यानी अगर इन्हें मिक्सचर को छुए ना तो ये नीचे जा करके बैठ जाएंगे इसके पार्टिकल्स, है ना। सस्पेंशन इज अनस्टेबल, सस्पेंशन क्या होता है? ये अनस्टेबल, अस्थिर होता है, यानी ये आपको नीचे बैठ जाएगा, फिर घोलिएगा तो, है ना, ये स्थिर नहीं होता है, ठीक है। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, इन्हें हम मिक्सचर से अलग कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के माध्यम से, ध्यान रखना। अच्छा, पार्टिकल्स जब सेटल डाउन हो जाते हैं, सस्पेंशन ब्रेक्स, द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनीमोर। तो जब पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे तो सस्पेंशन टूट जाएगा, क्योंकि जब तक पार्टिकल पूरे वाटर भर में, लिक्विड भर में घुला हुआ था तब तक से पाथ हमें लाइट का, जो टॉर्च लाइट हमने जलाया था ना, तो पाथ जो दिख रहा था वो दिखना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अगर नीचे बैठ जाएगा तो जो लाइट है उसे टकराएंगी नहीं, स्कैटर करेगा नहीं, बिखराएगा नहीं लाइट, है ना। तो वो जब पार्टिकल नीचे बैठ जाएगा, सस्पेंडेड पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएगा तो लाइट स्कैटर नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा, है ना। जब तक घुला रहेगा, जब तक घुला का मतलब डिस्पर्स रहेगा आपको पूरे के पूरे सॉल्यूशन में, तभी तक वो आपको लाइट देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप डी, एक्टिविटी 2.2 को पुनः दोबारा से वापस देखिए जा करके, तो जो ग्रुप डी को जो मिक्सचर प्राप्त हुआ है उसे हम कोलाइड या कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं, ध्यान रखना, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो जो पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन, तो जो पार्टिकल्स होते हैं कोलॉइड वो यूनिफॉर्मली यानी एक समान रूप से फैले हुए होते हैं, पूरी सॉल्यूशंस में आपको पूरी तरह से फैले हुए होते हैं, ठीक है ना, एक समान रूप से। ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल एज कंपेयर टू दैट ऑफ ए सस्पेंशन, है ना। ये सस्पेंशन के मुकाबले इसके पार्टिकल छोटे होते हैं। याद रखना, सस्पेंडेड पार्टिकल थोड़े बड़े बड़े होंगे जो आंख से देख सकेंगे, लेकिन सस्पेंडेड पार्टिकल्स के मुकाबले जो कोलॉइड पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, है ना। अच्छा, मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजीनियस, तो ऐसा लगेगा आपको, अभी आपने पढ़ा था कि सस्पेंशन में क्या होता है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स आपको डिस्पर्स्ड होते हैं उन्हें आप नेकेड आई से देखते हैं, और ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है क्योंकि ये घुलते नहीं है, ये एक अलग अलग तरीके के चीज़ों को ला करके घोला गया। लेकिन जब कोलॉइड पार्टिकल की बात करते हैं तो कोलॉइड पार्टिकल सस्पेंडेड पार्टिकल्स के मुकाबले थोड़े छोटे होते हैं, ठीक है, और ऐसा अपीयर करेंगे कि ये क्या है कि एक होमोजीनियस आपको मिक्सचर के तौर पर आपको अपीयर करेंगे, ठीक है ना। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन भी एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है, याद रखना, कोलाइडल सॉल्यूशन भी एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है, ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होता है। अपीयर भले करे लेकिन ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है। उदाहरण के तौर पर मिल्क, है ना। चलो, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल वी कैनॉट सी देम विथ नेकेड आई, तो कोलाइडल पार्टिकल छोटे होते हैं आपको सस्पेंडेड पार्टिकल्स के मुकाबले, इसीलिए हम इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते। लेकिन जो पार्टिकल्स जो हैं वो कैन ईजिली स्कैटर्ड ए बीम ऑफ विजिबल लाइट एज ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी। लेकिन ये पार्टिकल्स क्या है, ये ईजिली स्कैटर यानी बिखरा सकते हैं
विजिबल लाइट को, जो हमें प्रकाश दिखाई देता है, उस लाइट को वो स्कैटर, बिखरा सकते हैं इनके पार्टिकल्स, है ना, जैसा कि आपको एक्टिविटी 2.2 में आपने ऑब्जर्व किया। दिस इज स्कैटरिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। तो इस तरह से जो बीम ऑफ लाइट का जो बिखरना हमें दिखाई देता है, इसे ही हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। चूंकि ये साइंटिस्ट टिंडल भाई साहब ने खोजा था, तो उन्हीं के नाम पर इस इफेक्ट को सबसे पहले उन्हीं ने ही डिस्कवर किया था, तो उन्हीं के नाम पर टिंडल इफेक्ट किया। टिंडल इफेक्ट क्या होता है भैया? टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन ए फाइन बीम ऑफ लाइट इंटर्स ए रूम, है ना। तो टिंडल इफेक्ट आप देखो क्या होता है, आप इसमें आप उदाहरण से समझो कि जब आप एक अंधेरा कमरा हो और वहाँ खिड़की हो या छोटा सा कोई सुराख हो और उसे सनलाइट अंदर आ रही होगी, तो आप वहाँ देखोगे बहुत छोटे छोटे डस्ट उड़ रहे होंगे, पार्टिकल्स उड़ रहे होंगे, स्मोक एयर में आपको छोटे छोटे उसके पार्टिकल्स आपको दिखेंगे उस लाइट के सहारे से, है ना। तो यही टिंडल इफेक्ट होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये आपको कोलाइडल सॉल्यूशन में भी आपको दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे देखो टिंडल इफेक्ट है, पहला कॉपर सल्फेट है ना, ये इसमें ए वाले में, तो ये आपको टिंडल इफेक्ट नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें आपको पाथ नहीं दिख रहा है बीम ऑफ लाइट का, है ना। लेकिन बी जो है वाटर है, मिल्क का है, ये जो आपका कोलाइडल आपका सॉल्यूशन है, उसमें टिंडल पार्ट इफेक्ट दिखेगा क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल सस्पेंडेड पार्टिकल के मुकाबले भले छोटे हैं, लेकिन हैं वो स्कैटर, उतने काफ़ी हैं स्कैटर करने के लिए लाइट को। चलिए नेक्स्ट आते हैं। देखो ये जंगल का कैनोपी है, आप यहाँ भी टिंडल इफेक्ट देखोगे। आपने कभी देखा होगा जंगलों में जो ये बीच बीच से जो आपको लाइट्स आती है ना, है ना, ये पासेस करती है ना जो आपको, तो ये फॉरेस्ट में जब हम लोग देखते हैं तो ये आपको टिंडल इफेक्ट यहाँ भी दिखाई देता है। इसमें भी छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल, बहुत सारे टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, मिस्ट, है ना, इस तरह के आपको पार्टिकल्स जो मौजूद होते हैं वो कोलॉइड पार्टिकल्स है ना, वो एयर में डिस्पर्स होते हैं। एयर में क्या डिस्पर्स होता है बच्चा? आपको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स वाटर के, मिस्ट, ये आपको फैले हुए रहते हैं, जिसमें जब लाइट आती है तो वो आपको क्लियरली इस तरह से स्कैटरिंग यानी बिखरना हमें दिखाई देता है। तो यही टिंडल इफेक्ट है, जंगलों में देखते हैं। तो प्रॉपर्टी एक बार पढ़ लेते हैं कोलॉइड का। कोलॉइड एक हेट्रोजीनस मिक्सचर, अभी पढ़ा था, है ना। साइज ऑफ पार्टिकल्स आपका इतने छोटे हैं कि वो नेकेड आई से हम लोग नहीं देख सकते हैं। कोलाइड इतने पार्टिकल्स इतने बिग इनफ होते हैं कि वो स्कैटर कर सकते हैं, फैला सकते हैं आपको लाइट्स को, है ना। और उसका पाथ भी विजिबल होता है, जब बीकर से पास कराएंगे तो भी पाथ विजिबल होता है ना। अगर दे डू नॉट सेटल डाउन, ये आपको सस्पेंशन की तरह नहीं है कि पार्टिकल्स नीचे जाके बैठ जाए। कोलाइड पार्टिकल आपको नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं, नीचे जा कर के बैठेंगे नहीं, है ना, लेफ्ट अनडिस्टर्ब। इसीलिए कोलॉइड भी एक स्टेबल होता है, ठीक है ना, मतलब जैसा छोड़ा हुआ है वैसा ही छोड़ा रहेगा, वैसा ही रहेगा, ठीक है। दे कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अच्छा, कोलॉइड पार्टिकल को आप सेपरेट नहीं कर सकते, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से आप अलग नहीं कर सकते, है ना। फिल्ट्रेशन क्या, फिल्टर पेपर वगैरह लगा करके। हाँ, स्पेशल टेक्निक है सेपरेट करने का, उसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। एक्टिविटी 2.5 हम लोग अभी देखेंगे, है ना। तो सेंट्रीफ्यूगेशन से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं कोलॉइड पार्टिकल्स को। अच्छा, कंपोनेंट ऑफ ए कोलॉइड सॉल्यूशंस आर डिस्पर्स्ड फेज। देखो कंपोनेंट क्या क्या, किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन, किन चीज़ों से मिलकर के। एक होता है डिस्पर्स्ड फेज, जिसमें मौजूद होता है ऑलरेडी जो पार्टिकल जिस फेज में मौजूद होता है, और दूसरा होता है डिस्पर्स्ड मीडियम, यानी सॉलिड लिक्विड गैस, किसमें वो पार्टिकल रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो solute like component or the dispersed particles in a colloid form the dispersed phase। अच्छा, तो solute like component जो होता है, जो उसमें घुला हुआ होता है, solute जो होता है ना, वो solute like component है, यानी वो सॉल्यूशन में घुलने से पहले जो आप अलग अलग लेते हो ना, सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉल्ट, शुगर, कुछ भी हो सकता है, कॉपर सल्फेट, कुछ भी हो सकता है, जिसे आपको घोलना है। तो उस तरह का जो कंपोनेंट होगा जो डिस्पर्स पार्टिकल के तौर पे हमको दिखेगा, यानी बिखरा हुआ पार्टिकल्स के तौर पर हमें दिखेगा कोलाइड फॉर्म में। कोलाइड फॉर्म का मतलब हो गया कि छोटा छोटा पार्टिकल्स, उतना छोटा भी नहीं कि सॉल्यूशन जैसा हो जाए, मतलब बहुत छोटा नहीं और इतना भी बड़ा नहीं कि सस्पेंशन जैसा, हमें सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स दिखते हैं,
तो कोलॉइड फॉर्म में जब डिस्पर्स्ड पार्टिकल, बिखरा हुआ पार्टिकल्स होगा, ठीक है ना, वो सोल्यूट ही है, एक तरह का सोल्यूट ही कह सकते हैं, उसे हम डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। और जो कंपोनेंट जिसमें डिस्पर्स फेज सस्पेंड होता है, मिल जाता है, उसे हम डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं। अभी उदाहरण से हम आपको बेहतर समझाएंगे। तो कोलॉइड्स क्या है, एक क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट। कोलॉइड्स हम क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग करते हैं उनके स्टेट के आधार पर। स्टेट क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, और ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम एंड द डिस्पर्स फेज। तो डिस्पर्सिंग मीडियम आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, में ये आपको मिलेगा। अच्छा, ए फ्यू कॉमन एग्जाम्पल इनके गिवन टेबल 2.1 जो हमारे एवरीडे लाइफ में हम देखते हैं। चलिए इधर आराम से समझते हैं बेहतर तरीके से। तो डिस्पर्स्ड फेज जैसे लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में कोई चीज आपने बांध रखा है, ठीक है ना। अब डिस्पर्स्ड मीडियम क्या है, गैस, ठीक है, यानी उसको आपने गैस में रिलीज किया। फॉर एरोसोल, एरोसोल क्या होता है हम आपको दिखाते हैं। एरोसोल, तो एरोसोल देखो आप समझिएगा, तो जो 5 to 10 जो आपका होता है माइक्रोमीटर है, तो ड्रॉपलेट्स जो होता है, जो पानी की बूंद है, वो 5 to 10 माइक्रोमीटर होंगे डायमीटर में। लेकिन उससे अगर छोटा अगर बूंद हुआ है ना, तो वो 5 माइक्रोमीटर होता है, उन्हें ही हम एरोसोल्स कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो एरोसोल्स आने से लोग को समझ आ गया, ये ड्रॉपलेट से छोटे होते हैं, हवा में छोटे छोटे ड्रॉप्स आपको निकलते हैं। ड्रॉपलेट्स के मुकाबले हाँ उससे भी छोटे होते हैं, आधे ऑलमोस्ट होते हैं, ठीक है ना। तो 5 माइक्रोमीटर उससे कम के होते हैं। आइए, तो अब देखते हैं, जैसे लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में कुछ डिस्पर्स फेस है लिक्विड में, ठीक है, सॉल्यूट है एक तरह का। अब उसे हमने डिस्पर्स मीडियम गैस में छोड़ा, यानी छिड़का, तो इसे हम एरोसोल के रूप में हम देखते हैं, यानी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जैसा निकलेंगे। तो हम फॉग देखते हैं, फॉग आपने महसूस किया होगा, है ना। तो किस तरह से उसमें पानी के ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, पानी के, है ना, छोटे छोटे महीन, बहुत मतलब ड्रॉपलेट्स के मुकाबले भी टाइनी साइज़ के, अल्ट्रा टाइनी साइज़ के आपको वहाँ पे आपको दिखाई देगा, ड्रॉपलेट्स दिखाई देगा, क्लाउड है, मिस्ट है ना। फिर सॉलिड देखिए, ये आपका डिस्पर्स्ड फेस है, सॉलिड में अगर मौजूद है, तो अगर हम उसे गैस में रिलीज़ करते हैं एरोसोल रूप में, तो जैसे स्मोक देखे होंगे कि स्मोक में आप जब भी स्मोक निकलता है गाड़ियों से, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट के तौर पे अगर निकलता है स्मोक, तो आप देखे होंगे कपड़े पे जा कर के वो बैठ जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, सॉलिड है जो गैस में रिलीज़ हुआ। ये भी आपको छोटे छोटे फॉर्म में हमें दिखाई देता है, छोटे छोटे कणों के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। फिर और भी हो सकता है, गैस है तो आपका लिक्विड में फोम के रूप में देखेंगे, तो शेविंग क्रीम है तो गैस होता है, बेसिकली वो गैस ही होता है जो उसे बांधा रहता है आपको ट्यूब में। फिर आप उसको लिक्विड में इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड में ही इस्तेमाल करते हैं। लिक्विड में जब रिलीज़ करते हैं उस गैस को, तो हम फोम के रूप में हम देखते हैं हम लोग, है ना। तो अच्छा, फिर हम देखते हैं शेविंग क्रीम, इस तरह का उदाहरण। तो इस तरह अन्य भी है जिसको कि आप देख सकते हैं। तो सॉलिड को सॉलिड में ही अगर हम निकालते हैं, जैसे सॉलिड को सॉलिड में, जैसे कलर जेमस्टोन है, मिल्की ग्लास है ना, तो हम इसे सॉलिड सोल बोलते हैं बेसिकली। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि आपका डिस्पर्स्ड फेस जो है डिस्पर्स्ड मीडियम में आपका निकलता है, मतलब वो मीडियम जिसमें आपको डिस्पर्स्ड फेस फैलता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे स्टार्च वाटर अगर है, तो स्टार्च क्या है, आपको डिस्पर्स्ड फेस है, डिस्पर्स्ड मीडियम क्या हो गया, वाटर हो गया। तो बेसिकली ये एक डिस्पर्स्ड फेस ये हुआ, किस रूप में मौजूद है, डिस्पर्स्ड मीडियम एक तरह का आपको जिसमें वो चीज़ पर्टिकुलर सॉल्यूट मिल रहा है, ये दिखाई देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब आते हैं सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। अब हमें मिक्सचर को सेपरेट करना है,
तो कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं एक बार। सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर, वी हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंसेस आर नॉट केमिकली प्योर। आप जानते हैं कि बहुत सारे जो नेचुरली प्राकृतिक पदार्थ हैं वो रासायनिक तौर पर प्योर नहीं होते हैं। डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन आर यूज टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट फ्रॉम ए मिक्सचर। बहुत तरीके हैं सेपरेशन के, है ना, उसे अलग अलग उसके जो कंपोनेंट्स हैं, इंडिविजुअल कंपोनेंट जिससे मिल करके वो नेचुरल सब्सटेंस बना है, इंडिविजुअल कंपोनेंट को अलग अलग करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना। अच्छा, सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज द इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। तो जो सेपरेशन है, जिस विधि से हम इन चीज़ों को अलग कर पाते हैं, ठीक है ना, इंडिविजुअल कंपोनेंट को अलग कर पाते हैं, उन पर इट पॉसिबल टू स्टडी, यानी उनके बारे में हम स्टडी बेहतर तरीके से कर सकते हैं, या उसका इस्तेमाल इंडिविजुअल कंपोनेंट का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हेट्रोजेनस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट बाय सिंपली फिजिकल मेथड। तो हेट्रोजेनस मिक्सचर जो भी होगा, जो अलग अलग चीज़ों से मिल करके बना है, जो बहुत घुलता नहीं है आपस में, तो उनमें उनके जो रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जिन चीज़ों से मिल करके बना हुआ है वो मिक्सचर, उनको हम सिंपल फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हैंड पिकिंग, है ना, हाथ से चुन लिया, सीविंग, है ना, सीविंग आपका होता है, फिर फिल्ट्रेशन, ठीक है, सीविंग जो है, तो सीविंग का मतलब हो गया छानना, है ना, तो सीविंग के तहत तो हैंड पिकिंग है, सीविंग है, छानना, फिल्टर कर लेंगे, तो उससे हम जो उसके रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको अलग कर सकते हैं। हम डेली टू डेली लाइफ में ऐसा करते हैं हम लोग। कुछ स्पेशल टेक्निक है जो हम इस्तेमाल करके सेपरेट कर सकते हैं कंपोनेंट्स के, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। कुछ स्पेशल टेक्निक्स है, जैसे कुछ एक्टिविटी देख लेते हैं। ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। अब देख लेते हैं क्या होता है। एक बीकर ले रहे हैं, पानी भर ले रहे हैं, ठीक है, हाफ पानी भरना है बीकर में। अच्छा, वॉच ग्लास, ये रहा वॉच ग्लास, ठीक है, वॉच ग्लास ले लेंगे, उसके बीकर के ऊपर रख देंगे, कुछ ड्रॉप ऑफ इंक ले लेंगे, वॉच ग्लास पर रख देंगे ड्रॉप्स ऑफ इंक। अब बीकर पर नीचे से हीट देना शुरू करेंगे। अच्छा, ज़्यादा हम लोग डायरेक्टली इंक को हीट नहीं करना चाहेंगे, मतलब पानी में डाल करके, है ना। हम लोग देख रहे हैं, अब नोटिस करना है कि धीरे धीरे यू विल सी दैट इवापोरेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास, यानी अब वॉच ग्लास में से भी इवापोरेशन होना आप देखेंगे, है ना। कंटिन्यू हीटिंग एज द इवापोरेशन गोज ऑन एंड स्टॉप हीटिंग व्हेन यू डू नॉट सी एनी फर्दर चेंज ऑन द वॉच ग्लास, यानी हमें लगातार हीटिंग देते रहना है जब तक कि इवापोरेशन हो रहा है। अगर रुक जाता है इवापोरेशन तो अब यहाँ बर्नर बंद कर दीजिए, अब और हीट मत दीजिए, क्योंकि अब कोई भी फर्दर चेंज यानी बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब इवापोरेशन रुक गया है। केयरफुली इसको देखिए और रिकॉर्ड करिए ऑब्जर्वेशंस को। चलिए, हम लोगों ने क्या देखा, वी फाइंड दैट इंक इज ए मिक्सचर ऑफ ए डाई। ये क्वेश्चन आ गया है, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो हमने पाया कि जो डाई है वो एक तरह का मिक्सचर है, इंक है वो एक तरह का मिक्सचर है डाई और वाटर का, है ना। तो हम सेपरेट कर सकते हैं वोलेटाइल कंपोनेंट सॉल्वेंट जो है, इसके नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से आप इवापोरेशन के मेथड से हम अलग कर सकते हैं। वोलेटाइल का मतलब जो उड़ जाए, मतलब जो थोड़ा सा भी हीट मिले और भाप बन करके उड़ जाए, है ना। तो वोलेटाइल अगर सब्सटेंस कंपोनेंट है, सॉल्वेंट है ना, उसे हम इवापोरेट कर देंगे और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है पीछे छूट जाएगा। वी कैन सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। देखो हाउ वी कैन सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। आजकल हम लोग वी गेट फुल क्रीम, हम लोग दूध लेते हैं ना, मार्केट में जाते हैं, टेट्रा पैक खरीदते हैं, है ना, तो फुल क्रीम वाला होता है या टोन्ड है। मान लो भैंस का दूध है, उसमें बफेलो मिल्क है, उसमें चूंकि क्रीम ज़्यादा होता है तो उसके क्रीम के अमाउंट को कम करने के लिए मतलब जिसमें क्रीम नहीं होता है जिस मिल्क में, उसको मिलाया जाता है ताकि हम फैट को कम कर सकें, क्रीम वाला कम कर सकें फैट को। तो टोन्ड या डबल टोन्ड यानी पूरा ही क्रीम हटा दें, तो ऐसा मिल्क हम खरीदते हैं। पॉली पैक्स आता है, टेट्रा पैक्स आता है मार्केट में, आपने देखा होगा दुनिया भर के कंपनी का, है ना। अच्छा, ये वैरायटी ऑफ मिल्क, इनमें आपको अमाउंट भी फैट का अलग अलग होता है। अच्छा, फुल क्रीम मिल्क लो, टेस्ट ट्यूब में सेंट्रीफ्यूग करो, सेंट्रीफ्यूगल मशीन से, सेंट्रीफ्यूग मशीन से 2 मिनट तक।
अब सेंट्रीफ्यूग मशीन इज़ नॉट अवेलेबल इन स्कूल, तो अगर सेंट्रीफ्यूग मशीन आपके स्कूल में नहीं है तो घर जाइए, वहाँ पे देखे होंगे दूध से घी निकालने के लिए एक मिल्क चर्नर होता है ना, आपको मिल्क चर्नर रहेगा, उसमें आपको एक लगा रहेगा लकड़ी का, और उसमें रस्सी के माध्यम से आप उसे घुमाते रहते हो, ठीक है ना, उसका इस्तेमाल करिए। अगर वो भी नहीं है तो आप मिल्क डेयरी आसपास में वहाँ जाइए, देखिए कि कैसे वो क्रीम को अलग करते हैं मिल्क से, है ना, चीज़ कैसे बनाते हैं मिल्क से। सेंट्रीफ्यूग मशीन आपने देखा होगा बहुत तेज़ी से घूमता है, याद रखिएगा ब्लड के सैंपल्स भी डाले जाते हैं, उसी तरह इनके लिए भी बात हो रहा था, मशीन बंद की जाती है और बहुत तेज़ी से घूमता है, तो घूमने की वजह से आपको जो चीज़ आप डिज़ायर्ड है, जो चीज़ आपको निकालना है वो आपको देखने को मिल जाता है। समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन ए लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू ए फिल्टर पेपर। कई बार देखे होंगे हम लोग कि सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं लिक्विड में वो बहुत छोटे होते हैं और फिल्टर पेपर भी उन्हें नहीं छान पाते हैं, तो ऐसे पार्टिकल्स को द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज फॉर द सेपरेशन। तो ऐसे पार्टिकल्स के लिए, कणों के लिए फिल्ट्रेशन टेक्निक सेपरेशन के लिए, अलग करने के लिए लाभदायक नहीं है, मतलब उसका कोई काम नहीं है, वो नहीं कर पाएगा। सच मिक्सचर्स, इस तरह के जो मिक्सचर्स हैं, आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, इस तरह के मिक्सचर को हम सेंट्रीफ्यूगेशन के माध्यम से ही, है ना, उसे अलग कर सकते हैं। प्रिंसिपल इज दैट द डेंसर पार्टिकल, अब देखो कौन सा प्रिंसिपल काम करता है, हमने बोला ना कि जो ब्लड के सैंपल भी रखे जाते हैं, इसी तरह आपको मिल्क में से हमको क्रीम अगर निकालना है तो इस तरह से रखा जाता है। ये बहुत तेज़ी से घूमते हैं ये मशीन्स, ठीक है ना। इसका पीछे जो सिद्धांत क्या काम करता है कि जो डेंसर पार्टिकल होगा, जिसका घनत्व तो ज़्यादा होगा जिस पार्टिकल का, वो बॉटम में चला जाएगा, और जो लाइटर पार्टिकल्स होगा वो ऊपर टॉप पे हमेशा बना रहेगा, जब बहुत तेज़ी से स्पन यानी घूम रहा होगा। तो इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ है? डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी जहाँ पे खून का और यूरिन टेस्ट होता है। इसका इस्तेमाल आपको डेयरीज जहाँ पर दूध का काम होता है ना, क्रीम अलग करने के लिए, टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। अच्छा, वॉशिंग मशीन भी, आप लोगों के घर में वॉशिंग मशीन होगा, वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। वेट क्लोथ्स को लगातार घुमाते रहता है जिससे कि आपको वाटर स्क्वीज आउट हो जाए, है ना। अच्छा, फिर देखिए हम लोग इमिसिबल लिक्विड का मतलब होता है दो ऐसे लिक्विड्स को मिलाना, है ना, जो आपस में नहीं घुल सकते हैं। इमिसिबल का मतलब न घुलने योग्य, ठीक है। तो इमिसिबल लिक्विड, तो हम कैसे, लेट अस ट्राई टू सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर यूजिंग ए सेपरेटिंग फनल। चलिए केरोसिन ऑयल को वाटर से अलग करते हैं सेपरेटिंग फनल के माध्यम से। अच्छा, मिक्सचर ले लेते हैं केरोसिन ऑयल का और वाटर का, है ना, सेपरेटिंग फनल में डाल लेते हैं। अब इसे स्टैंड पर अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए। अब आप देखोगे कि आपको डिफरेंट सेपरेट लेयर्स आपको देखने को मिलेगा, ऑयल का अलग, वाटर का अलग आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा है ना। स्टॉप कॉक ने इनको रोक रखा है नीचे से, है ना। अब क्या करेंगे, अब स्टॉप कॉक को हम थोड़ा सा हटाएंगे, जैसे ही हटाएंगे तो आपका पानी गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं इतना लेवल पानी का है, पानी गिरना शुरू हो जाएगा। जैसे ही पानी यहाँ तक आएगा उसके बाद आप स्टॉक को वापस से कस देंगे, तो आपको अब जो बचा हुआ है वो आपका क्या है, ऑयल है, यानी केरोसिन ऑयल है ना। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है इस टेक्निक का, टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, यानी ऑयल और वाटर को अलग करने के लिए। अच्छा, साथ में एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, आयरन ओर से आयरन एक्सट्रैक्ट प्राप्त करने के लिए, है ना। द लाइटर स्लैग, यानी जो कचड़ा होता है, धातु मल कहा जाता है, तो लाइटर स्लैग जो है रिमूव हो जाएगा फ्रॉम द टॉप, है ना। ऊपर से जो लाइटर स्लैग है, जो कचड़ा है, वो हटा दिया जाएगा, और जो मॉल्टन फॉर्म में जो आयरन है बॉटम में बचा हुआ रहेगा भट्टी में, आग का भट्टी में, वो आपके इस्तेमाल के लिए चला जाएगा। तो प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी। तो ऑयल का जो अपना जो इमिसिबल लिक्विड होगा, मतलब जो भी लिक्विड आप डाल रहे हो, उसका अपना डेंसिटी के अनुसार वो लेयर्स में डिवाइड होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो, हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। तो सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड को हम कैसे अलग कर सकते हैं, देखो
We have learned in chapter 1 that ammonium chloride changes directly from solid to gaseous state on heating. तो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है कि अमोनियम क्लोराइड है वो डायरेक्टली चेंज करता है सॉलिड से गैसियस में हीट करने पर। तो लिक्विड बीच में लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हम लोग नहीं करते हैं, सीधा सॉलिड से आपको गैसियस में, है ना। तो इनको सेपरेट करने के लिए, है ना, इनके अंदर सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट होता है ना, फ्रॉम ए नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी सॉल्ट इन दिस केस। तो इसमें क्या है कि सो टू सेपरेट सच मिक्सचर दैट कंटेन ए सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम ए नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम सेपरेट करते हैं मिक्सचर को किस में से किसको, नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी, यानी सॉल्ट यहाँ पर कह रहा है कि ये नॉन सब्लिमेबल। सब्लिमेबल का मतलब होता है कि डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने की क्षमता रखना, लिक्विड में नहीं। तो ऐसा नॉन सब्लिमेबल होता है सॉल्ट, है ना, वो उसके साथ ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो ये इम्प्योरिटी है, सॉल्ट एक इम्प्योरिटी है, उसमें से हमको सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट को अलग करना है। सब्लिमेबल क्यों? क्योंकि जो कंपोनेंट जो सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाए और थोड़ा सा गर्म करने पर वॉलेटाइल हो, यानी भाप बढ़ के उड़ना शुरू हो जाए, तो इनको हमको अलग करना है। सॉल्ट को अलग करना है और अमोनियम क्लोराइड को अलग करना है, ठीक है ना। अच्छा, सब्लिमेशन प्रोसेस को यूज किया गया है। द सब्लिमेशन प्रोसेस इज यूज्ड फिगर 2.7। तो ये 2.7 सब्लिमेबल प्रोसेस को दिखाया गया है कि हल्का हीट दे रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट है, ये मिक्सचर है, चाइना डिश में रखा गया है। तो जब हीट दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको वेपर बनना शुरू हो गया अमोनियम क्लोराइड का। कुछ अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाइड हुआ, यानी आपको इसी में हमको किनारे देखने को मिलता है इस फनल के नीचे पार्ट में कॉटन प्लग हमने ऊपर लगा रखा है ना। तो एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड विथ सब्लाइम आर अमोनियम क्लोराइड। कुछ ऐसे उदाहरण हैं सॉलिड के, कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो सब्लाइम कर सकते हैं डायरेक्टली सॉलिड से गैस में, वो हैं अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर कपूर, नैप्थलीन या एंथ्रेसिन। ये कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब आते हैं इज द डाई इन ब्लैक इंक ए सिंगल कलर। क्या डाई में जो सिंगल कलर होता है, चलिए देखते हैं। एक फिल्टर पेपर पकड़ लो, एक स्ट्रिप, ये रहा फिल्टर पेपर। उसमें क्या करो, नीचे से 3 सेंटीमीटर ऊपर लाइन खींच लो और लाइन के बीच में इंक का एक ड्रॉप डाल दो या लगा दो, है ना, ध्यान रखना। अब क्या करना है कि इसको अब एक फनल ये ले लीजिए, एक जार टाइप का ले लीजिए, जार में उल्टा इसको लटका दीजिए इस फिल्टर पेपर को जिस पर ये इंक लगा हुआ है, ठीक है। ध्यान रखना वाटर का लेवल यहाँ रहेगा, हल्का नीचे ही रहेगा। अब छोड़ दीजिए इसको। अब आप क्या देखिएगा, धीरे धीरे इसके जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी इसमें बदलाव हो रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए क्या होना है। द इंक दैट वी यूज़ हैज़ वाटर एज द सॉल्वेंट। जो इंक हम लोगों ने यूज़ किया है हैज़ वाटर, उसमें वाटर है, इंक में वाटर है जो कि सॉल्वेंट है ना। एंड द डाई इज़ द सोल्यूबल इन इट। और जो डाई है वो एक सोल्यूबल है इसके में, है ना। तो इंक दैट वी यूज़ हैज़ वाटर, जो इंक हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें पानी है एज सॉल्वेंट, और जो डाई है वो क्या है, सोल्यूबल है, यानी घोला जा सकने वाला, है ना। एज द वाटर राइजेज, जैसे जैसे फिल्टर पेपर पर वाटर चढ़ता जाएगा, राइज करता जाएगा, आप देखोगे फिल्टर पेपर पर इट टेक्स अलॉन्ग विथ इट द डाई पार्टिकल्स। ये अपने साथ साथ में डाई के जो पार्टिकल्स है उसको भी साथ में फैलाता हुआ जाएगा वाटर, है ना। फिल्टर पेपर खींचेगा वाटर को। अब जैसे ही ये इंक वाला डॉट पर आएगा यहाँ पर, अब इससे ऊपर पानी और खिंचता चला जाएगा, तो इसके भी पार्टिकल्स को वो खिंचता चला जाएगा, या कुछ पार्टिकल्स नीचे आपको आते जाएंगे, ध्यान रखना। जो कलर्ड कंपोनेंट दैट इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, है ना, द कलर्ड कंपोनेंट दैट इज मोर सोल्यूबल इन वाटर राइजेज फास्टर एंड इन दिस वे द कलर्स गेट सेपरेटेड। तो जो कलर कंपोनेंट है ना, अलग अलग कलर होंगे जो बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होंगे, वाटर में बहुत आसानी से घुल सकेंगे, वो जल्दी से वो फैलना शुरू करेंगे वाटर के संपर्क में आते ही, है ना। इस तरह से हम कलर्स को सेपरेट कर सकते हैं, किससे, इंक में से, ठीक है। तो इसे हम क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। अब ये देखो, इस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन
को, है ना, जो कंपोनेंट है मिक्सचर के, जो कंपोनेंट है उसका सेपरेशन की जो प्रक्रिया है, इसको हम लोग क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। ध्यान रखना, ग्रीक में क्रोमा का मतलब होता है कलर। ये टेक्निक सबसे पहले यूज़ किया गया था जिसके मदद से कलर्स को सेपरेट किया गया था, इसीलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी रखा गया। तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है जिसके सहायता से जो सॉल्यूट्स होते हैं, जो डिज़ोल्व होंगे सॉल्वेंट में, जो सॉल्यूट हैं जो डिज़ोल्व होंगे यानी घुले होंगे सॉल्वेंट में, उसको सेपरेट करता है क्रोमेटोग्राफी। अब जैसे जैसे एडवांसमेंट आ रही है टेक्नोलॉजी में, नए तकनीक आ रहे हैं क्रोमेटोग्राफी के, वो आपको डेवलप दिखाई दे रहे हैं और उसका इस्तेमाल अब कई जगह पे हमको दिखते हैं। क्रोमेटोग्राफी के बारे में अभी हायर क्लासेस में भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ इस्तेमाल होता है क्रोमेटोग्राफी में? तो जो कलर्स इन डाई के जो कलर्स को सेपरेट करने में, या पिगमेंट्स जो है नेचुरल कलर्स के पिगमेंट हैं उसको अलग करने में, ब्लड से ड्रग्स को अलग करने में, तो एप्लीकेशंस कई जगह पर है ना। अब देखो जो मिक्सचर है ना, उसमें मिसिबल लिक्विड यानी आपस में घुलने वाले जो लिक्विड्स हैं, इमिसिबल जो नहीं आपस में घुल सकते थे जैसे ऑयल एंड वाटर, यहाँ पर मिसिबल है यानी आपस में घुल सकते हैं, उसको कैसे सेपरेट करेंगे? चलो तो हम लोग क्या करेंगे, लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर, है ना। इनका एक मिक्सचर बनाइए एसीटोन और वाटर का। अब क्या करना है, इन मिक्सचर को हम लोग को डाल देना है डिस्टिलेशन फ्लास्क में। ये रहा डिस्टिलेशन फ्लास्क, इसमें हम लोग को डाल देना है ये मिक्सचर एसीटोन और वाटर का, है ना। और एपरेटस में दिखाया गया 2.9 में, ये 2.9 है, ठीक है। अब इन्हें हमको हीट करना है मिक्सचर को स्लोली, कीपिंग इन क्लोज वॉच। थर्मोमीटर ऊपर है यानी ज़्यादा तापमान नहीं बढ़ना चाहिए। एसीटोन को आप देखिएगा, जब टेम्परेचर आप बढ़ाइएगा तो देखिएगा कि एसीटोन के जो वेपर है आपको देखने को मिलेगा, है ना। एसीटोन वेपराइज होगा और फिर ठंडा होगा, कंडेंस होगा कंडेंसर की सहायता से, और वो कलेक्ट हो जाएगा फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट। तो कंडेंसर आउटलेट जो यहाँ पे है वहाँ पर आपको ये वहाँ से अलग हो जाएगा। वाटर लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क, तो यहाँ पे वाटर आपको छूट जाएगा। तो ये रहा यहाँ पर आपको एसीटोन, ये आपको इस बर्तन में आपको देखने को मिलता है ना यहाँ पर। तो हम लोगों ने देखा डिस्टिलेशन फ्लास्क की मदद से भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि मिसिबल यानी घुल सकने वाली आपस में लिक्विड को भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, तो इस मेथड को, दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन, इस मेथड को हम लोग डिस्टिलेशन कहें। ध्यान रखिएगा, इस मेथड को क्या कहा गया बच्चों, डिस्टिलेशन। इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड that boil without decomposition and have sufficient differences in their boiling point। तो ये जो सेपरेशन है, जो कंपोनेंट मिक्सचर के जो कंपोनेंट है उनका जो सेपरेशन है, कैसे कंपोनेंट, जिसमें दो मिसिबल लिक्विड्स हैं यानी दो आपस में घुल सकने वाली, आपस में जो वैसे लिक्विड जिसका बॉईल करने पर खराब ना हो, डिकम्पोजिशन ना हो, यानी उसमें कोई वैसा अंतर ना आए, खराब ना हो, और इन दोनों का पर्याप्त अंतर हो बॉइलिंग पॉइंट में, क्योंकि अलग अलग का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, ध्यान रखना, ऑक्सीजन का अलग है, आर्गन का अलग है, नाइट्रोजन का अलग है, अल्कोहल का अलग है। तो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा और बॉईल करने पर डिकम्पोज ना हो और आपस में घुल सकने वाली जो लिक्विड्स हैं उसको मिक्सचर के कंपोनेंट को हम अलग कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन कहते हैं। याद रखना, डिस्टिलेशन से दोनों मिसिबल लिक्विड्स को हम अलग कर सकते हैं, भले ही कितना भी उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग क्यों ना हो। टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिसिबल लिक्विड फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस दैन 25 केल्विन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज्ड। तो जब हम वैसे मिक्सचर जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा मिसिबल लिक्विड्स आपस में घुले हुए हैं, मिक्सचर बने हुए हैं, उनको अगर हमको सेपरेट करना है, तो अगर मान लीजिए उनको सेपरेट करना है और उनका बॉइलिंग पॉइंट भी आपका अलग अलग हो, यानी 25 केल्विन से कम ही हो, यानी बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग है दोनों मिसिबल लिक्विड के, तो अगर हमें अलग करना है तो उसके लिए हमको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ये रहा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, याद रखिएगा, ये पूरा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस है, ध्यान दीजिएगा। उदाहरण के तौर पर अगर हमको सेपरेट करना है डिफरेंट गैसेस को एयर में से, है ना, तो डिफरेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट, या अगर हमको पेट्रोलियम प्रोडक्ट में से अलग अलग निकालना, जैसे लीड अलग होता है, स्पिरिट अलग होता है, डीजल, पेट्रोल अलग अलग करना है, तो भी हमको डिस्टिलेशन प्रोसेस से, हमको ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से हमको गुजरना पड़ेगा।
except that a fractional column is fitted in between the distillation flask and the condenser, है ना। इसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगेगा। देखो ये है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, है ना। आपको ये पूरे डिस्टिलेशन फ्लास्क में ये रहा डिस्टिलेशन फ्लास्क, तो इसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा रहेगा, है ना, और कंडेंसर लगा रहेगा ठंडा करने के लिए। जो ये कंडेंसर लगा रहेगा तो जा करके हम इन चीज़ों को गैसेस फ्रॉम द एयर या पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अलग अलग फैक्शंस यानी डीजल, पेट्रोल वगैरह वगैरह, स्पिरिट है, लीड है, वो अलग अलग कर सकेंगे इस प्रक्रिया से। अ सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज ए ट्यूब पैक्ड। अब देखो ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है ना, ये ऐसा ट्यूब है जिसमें ग्लास बीड्स हैं। ये छोटे छोटे आप देख रहे हो ना, ये ग्लास बीड्स हैं। ये ग्लास बीड क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि अगर यहाँ से जो भी वेपर निकलेंगे तो ये ग्लास बीड से टकराएंगे और ये वापस यहाँ ठंडा होकर के कंडेंस होगा, कूल होगा, कंडेंस होगा, है ना, फिर यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ये आपको एक सर्फेस जैसा प्रोवाइड कराते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अच्छा, हाउ कैन वी ऑब्टेन गैसेस फ्रॉम एयर। अच्छा, हम एयर से गैसेस अलग कैसे कर सकेंगे। तो जो एयर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, कैन बी सेपरेटेड। एक तरह का गैसेस ज़्यादातर होती हैं तो वो आपस में मिक्सचर हो जाती हैं, है ना, तो होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है एयर को। और इसे सेपरेट कर सकते हैं हम इसके अलग अलग कंपोनेंट्स में बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, है ना। अभी पढ़े तो पीछे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये रहा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ही सहायता से एयर से हम अलग अलग गैसेस को निकाल सकते हैं। देखो एयर है, उनको कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो इंटर पार्टिकल्स होता है वो अलग अलग होता है। देखो मॉलिक्यूल तब बोलेंगे जब एक, दो या दो से ज़्यादा एटम जो है साथ आएंगे तो उसे हम मॉलिक्यूल बोलेंगे, अकेला वो एटम होता है, ठीक है ना। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में गैस फॉर्म में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कम होता है और ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी ज़्यादा होता है। तो क्या करते हैं हम लोग, कंप्रेस करते हैं। जैसे सीएनजी है ना, आपका एलपीजी है, तो कंप्रेस करेंगे और कूल करेंगे बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, डिक्रीजिंग टेम्परेचर। प्रेशर इंक्रीज करेंगे ताकि पार्टिकल्स एक जगह हो और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वो लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में हमें दिखाई देगा। अब उसे धीरे धीरे हम वार्म करेंगे, धीरे धीरे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में। तो हम क्या देखेंगे, गैस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट, यानी अलग अलग हम लेवल पर, हम हाइट पर हम गैस देखने को मिलेगा। जैसे बॉइलिंग पॉइंट है ऑक्सीजन का -183, ये सबसे ज़्यादा है, याद रखना है। -183 आर्गन का, -186 नाइट्रोजन का, 196, अलग अलग गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, ठीक है ना। परसेंटेज एयर बाय वॉल्यूम, आप जानते हैं कि ऑक्सीजन पूरे पृथ्वी पर 20.9%, नाइट्रोजन 78.1, इस तरह से आर्गन 0.9, अदर गैसेस भी हैं, है ना। तो हमें प्राप्त होता है अलग अलग हाइट पर, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ही मदद से। अच्छा, इफ़ यू वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर, अगर हम ऑक्सीजन गैस एयर से चाहते हैं फ्रॉम एयर, वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल द अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एयर, यानी एयर से अदर गैसेस को हमको सेपरेट आउट कर देना होगा तो हमें ऑक्सीजन प्राप्त हो सकता है। एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, जब हम एयर को कंप्रेस करते हैं, दबाव दे करके उसे संकुचित करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, कंप्रेस करते हैं, किस तरह से, जो प्रेशर है उसको इंक्रीज करते हैं, फिर जो कूल अप कर देंगे, कूल करेंगे, डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर को, है ना, तो ये लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड एयर इज अलाउड टू वार्म अप। अब इसे हम क्या करेंगे, धीरे धीरे वार्म अप करेंगे, ऊपर वाले को ही डिस्क्राइब किया है, हीट देंगे, वार्म करेंगे स्लोली स्लोली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, इसमें, है ना। तो धीरे धीरे हमें क्या दिखाई देगा कि गैस सेपरेट होंगे और अलग अलग हाइट पर अलग अलग गैसेस उसके बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर हमें अलग अलग लेयर दिखाई देगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आइए देखिए पानी कैसे साफ होता है आपको। अच्छा, एयर के बारे में कहा जा रहा है, उसी को समझाया गया है। एयर आया, यहाँ पे प्रेशर यानी उसके पार्टिकल्स को संकुचित किया गया, कंप्रेस किया गया, है ना। अब हॉट एयर, यहाँ पे उसे गर्म किया गया। अब इसे एक ऐसे चैम्बर में डाला गया जहाँ पर फ्रीजिंग कोल्ड वाटर का एक पूरा पाइप है जो जा रहा है, वो क्या करेगा, इस हॉट एयर को कोल्ड कंप्रेस्ड एयर, जो ये कंप्रेस हो चुका है तो कोल्ड कंप्रेस्ड एयर में कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ आने के बाद सेपरेटर्स हैं अलग अलग करने वाला, तो यहाँ आने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो ड्राई आइस के रूप में अलग हो जाएगा, ध्यान रखना। फिर ये जब आगे जाएगा, चूंकि अब ये कंप्रेस हो चुका है तो लिक्विड एयर में दिखेगा। तो यहाँ पे देखिएगा लिक्विड जो है ये लिक्विड ऑक्सीजन है ना, ये लिक्विड ऑक्सीजन में दिखेगा, लेकिन
इसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो ये लिक्विड ऑक्सीजन में दिखा, लेकिन अलग अलग का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। तो नाइट्रोजन हमें अलग दिखेगा हाइट पर, हाइट के अनुसार, है ना, उसके बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर उसका हाइट निर्भर होगा। हाइट पे आपको नाइट्रोजन दिखेगा, फिर आर्गन दिखेगा, वो अलग निकल रहा है, इधर अलग निकल रहा है। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में उस हमें दिखाई देगा कि अलग अलग जो गैसेस है उसके बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर अलग अलग लेवल से वो निकलते जाएगा, उसका हाइट दिखेगा। ठीक है, लिक्विड ऑक्सीजन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। चलो, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। प्योर कॉपर सल्फेट, अब इसको पूरा पढ़ना होगा, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम यहाँ से देखते हैं, द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज टू प्योरीफाई सॉलिड। क्रिस्टलाइजेशन है ना, तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड अभी आगे समझाएगा क्या भी है। तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड से हम प्राप्त कर सकते हैं प्योर सॉलिड को प्योरीफाई कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर साल्ट जो है, जो हमें सी वाटर से मिलता है, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी घुली रहती है। तो रिमूव करने के लिए इन इम्प्योरिटीज़ को हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन में होता क्या है कि हम इस प्रोसेस के तहत सेपरेट करते हैं प्योर सॉलिड को इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। छोटे छोटे आप देखे होंगे क्रिस्टल्स के रूप में आपको मौजूद होते हैं साल्ट, है ना, फ्रॉम ए सोल्यूशन। यानी पानी में चूंकि पानी सॉल्ट घुला रहता है, तो उसे एक जगह गड्ढे में भर लेते हैं, इवापोरेट कर लेते हैं, पानी उड़ गया, पीछे छूट गया आपको सॉल्ट के क्रिस्टल्स। तो सिंपल इवापोरेशन से हम देख लेते हैं, टेक्निक से हम उसको प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी सॉलिड हैं जिनको हीट देने पर वो या तो जल जाते हैं, है ना, या तो सूख जाते हैं, या डिकम्पोज यानी उसमें खराबी आना शुरू हो जाता है, जैसे कि शुगर है। ठीक है, तो हर जगह ये तकनीक लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। कुछ इम्प्योरिटी ऐसे भी होते हैं जो डिसॉल्व हो जाते हैं रिमेन्स में, है ना, फिल्ट्रे इन द सॉल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन करने के बाद भी उस सॉल्यूशन में जो इम्प्योरिटीज़ है वो डिसॉल्व रह जाते हैं। इवापोरेशन हो सकता है कि वो जो सॉलिड है उसको कंटामिनेट कर जाए। बात है वो तो पानी उड़ा देगा, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी घुली हुई हो सकती है जो कि सॉलिड में लगा हुआ छूट जाए, है ना। तो हर जगह इसका इस्तेमाल तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ठीक है, ये भी एक तरीका है। अप्लाई कहाँ कहाँ होता है, सॉल्ट को प्योरीफाई करने में जो सी वाटर से। अच्छा, क्रिस्टल एलम के जो फिटकरी, जो दाढ़ी बनाने के बाद देखे होंगे फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो इम्प्योर सैंपल्स, है ना, तो क्रिस्टल्स ऑफ एलम, है ना, उसको सेपरेट किया जाता है उसके इम्प्योर सैंपल से, यानी उसमें जो भी गंदगी है उसको अलग किया जाता है। Thus by choosing one of the above method according to the nature of the component of a mixture, है ना, हम जो भी मिक्सचर का जो कंपोनेंट है, जिन चीज़ों से मिल करके बना है वो मिक्सचर, उसकी प्रकृति यानी जो कंपोनेंट है उसका नेचर, मिक्सचर बना हुआ अलग अलग कंपोनेंट से, वो कंपोनेंट का नेचर क्या है ना, उस आधार पर हम उसके मेथड चुनते हैं कि किस तरह से हम उसे अलग कर सकते हैं। ठीक है, जो भी मेथड्स अभी पीछे बताए गए हैं। वी गेट ए प्योर सब्सटेंस, तब जाके हमें पदार्थ मिलता है, एक प्योर पदार्थ यानी शुद्ध रूप से मिलता है। ठीक है ना, ये निर्भर करेगा कि वो पर्टिकुलर मिक्सचर किन कंपोनेंट से बना है, उसका नेचर क्या है, उसके अनुसार फिल्टर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिस्टिलेशन फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन यूनिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से इस्तेमाल कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, वो निर्भर करेगा। विथ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी मेनी मोर मेथड ऑफ सेपरेशन टेक्नोलॉजी हैज़ बिन डिवाइस्ड। तो टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे एडवांसमेंट हमको देख रहे हैं, और भी कई तरीके हम लोगों ने देख रहे हैं कि टेक्निक्स, सेपरेशन टेक्निक्स अब धीरे धीरे और भी ज़्यादा हो रही, क्योंकि अब नए नए टेक्नोलॉजी आते जा रहे हैं। सिटीज़ में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होता है ना, फ्रॉम वाटर वर्क्स, यानी पानी को साफ़ करने के बाद ही आपके लिए ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराया जाता है शहरों में। एक फ्लो डायग्राम है जिसमें ये बताया गया, टिपिकल वाटर वर्क्स शो किया गया, किस तरह से पानी साफ़ किया जाता है, फिगर दिया गया है, अभी इस पेज के बाद है ना। प्रोसेस है इन्वॉल्व टू गेट द सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू योर होम फ्रॉम द वाटर वर्क एंड डिस्कस इट। तो कैसे साफ़ किया जाता है इस चीज़ को दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए, किसी रिजर्वायर से, लेक से, पॉन्ड से, रिजर्वायर से पानी लिया गया, अब उसे सेडिमेंटेशन टैंक में पहले लाया गया। यहाँ पर जो बड़े बड़े सॉलिड्स होंगे वो आपको नीचे सेटल्ड हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ से पानी दूसरे टैंक में जाएगा जिसको हम लोडिंग टैंक कहते हैं। यहाँ पे भी अभी भी जो भी छोटे छोटे सस्पेंडेड सेडिमेंट होंगे,
सस्पेंडेड, याद करिए, जो पार्टिकल सस्पेंडेड है, जो भी अभी डिस्पर्स्ड फॉर्म में है, वो भी सेटल डाउन हो जाएगा। फिर ये पानी जाएगा फिल्ट्रेशन टैंक में। ध्यान दो, यहाँ पे देखोगे कोर्सर ग्रेवल यानी छोटे छोटे पत्थर हैं, मोटे पत्थर हैं, छोटे छोटे पत्थर होंगे, सैंड होंगे, यहाँ पानी रखा जाता है क्योंकि इसमें कुछ भी इम्प्योरिटी होगा वो यहाँ पे नीचे बैठ जाएगा, सेडिमेंट हो जाएगा। फिर ये पानी को भेजा जाएगा क्लोरीनेशन के लिए। याद रखना, क्लोरीनेशन प्रोसेस क्यों होता है? ताकि पानी में कोई भी बैक्टीरिया वगैरह होगा उसको मार दिया जाएगा क्लोरीनेशन में, और ये आपको पीने के लिए योग्य है। तो फिजिकल और केमिकल चेंज क्या है, हम पढ़ते हैं। टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ए प्योर सब्सटेंस एंड ए मिक्सचर, to understand the difference between a pure substance and a mixture, let us understand the difference between physical and a chemical change। समझने के लिए कि प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में क्या अंतर है, चलिए समझते हैं कि फिजिकल और केमिकल चेंज में अंतर क्या होता है उससे संबंधित, ठीक है ना। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट अ फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर से रिलेटेड यानी गैस, लिक्विड, सॉलिड, है ना, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। जो द प्रॉपर्टीज़ क्या क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या था जो हम लोग देख सकते हैं, वो था कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी कितना कड़ा है ना, फ्लूइडिटी बह सकता है, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा, ये फिजिकल प्रॉपर्टी होता है किसी भी मैटर का, ठीक है। द इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट इज ए फिजिकल चेंज बिकॉज दीज चेंजेस occur without a change in the composition and no change in the chemical nature of the substance। तो इंटर कन्वर्जन ये ऑफ स्टेट, यानी अगर हम कह दें कि आइस से वाटर बना या वाटर से वेपर बना, तो ये उसका फिजिकल चेंज है ना, यानी कोई और चीज में बदलाव नहीं हुआ है, उसका केमिकल नेचर नहीं बदल हुआ है, ध्यान रखना, है ना, उसके कॉम्पोजिशन में बदलाव नहीं हुआ है, और यहाँ तक कि उसके केमिकल नेचर में भी बदलाव नहीं हुआ है। जैसे यही बताया गया कि स्टेट बदला ना, सॉलिड से लिक्विड में, आइस है तो वाटर बना, है ना, तो है तो अभी भी वाटर ही, H2O ही है, ठीक है। तो उसमें केमिकल चेंजेस तो हुए नहीं है, बस फिजिकल चेंज हुआ है, यानी पहले सॉलिड था आइस के फॉर्म में, अब लिक्विड हो गया है, वो केमिकल चेंज नहीं कहलाया, वहाँ पर उसका केमिकल नेचर नहीं बदला। Although ice, water and water vapor all look different, आइस, वाटर और वाटर वेपर लगेगा कि अलग अलग है ना, और एंड डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग लगेगा, लेकिन ये केमिकली सेम है, H2O ही है भाई ये तीनों, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस भी जैसा अलग अलग लगेगा, लेकिन ये है केमिकली एक। बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक आर डिफरेंट। वाटर और कुकिंग ऑयल ये दोनों लिक्विड ही है, लेकिन दोनों के केमिकल कैरेक्टरिस्टिक अलग है, केमिकली दोनों अलग अलग चीज़ों से बने हुए हैं। दे डिफर इन ऑर्डर, देखो वो किस तरह से अंतर दोनों में होगा। वाटर और कुकिंग ऑयल में उसकी महक से, उसके ज्वलनशीलता यानी इनफ्लेमेबिलिटी से, है ना। वी नो दैट ऑयल बर्न्स इन एयर वेयर एज वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर। हम जानते हैं कि ऑयल से ऑयल आपको जलाता है, एयर की मौजूदगी में ऑयल जलाता है, वही वाटर आपको फायर को बुझाता है, एक्सटिंग्विश करता है, बुझा देता है ना। इट इज़ दिस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम द वाटर। तो ऑयल इतना इनफ्लेमेबल क्यों है? क्योंकि वो उसका केमिकल प्रॉपर्टी ऑयल का उस तरह का है जो कि उसे ज्वलनशील बनाता है, और वाटर से वो इसीलिए वो अलग है ना। बर्निंग इज ए केमिकल चेंज, याद रखना, बर्निंग यानी जलना ये एक केमिकल चेंज है। इसकी वजह से ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट्स विथ अनदर टू अंडरगो अ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। इसकी वजह से यानी बर्निंग की वजह से कोई एक पदार्थ रिएक्ट करता है दूसरे से, है ना, और इस वजह से उसका केमिकल कंपोजिशन यानी केमिकल कंपोजिशन में भी बदलाव आता है ना। जिन चीज़ों से बना हुआ उसमें भी हम बदलाव देखने को मिलता है। केमिकल चेंज ब्रिंग्स चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। केमिकल चेंज, किसी तरह का केमिकल चेंज अगर आ रहा है किसी वजह से, ठीक है, तो उसकी वजह से उसका प्रॉपर्टी यानी उसके गुण में भी बदलाव, केमिकल रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टी भी बदलेगा उस मैटर का। ध्यान रखना, केमिकल चेंज ब्रिंग्स चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर एंड वी गेट न्यू सब्सटेंस। इसीलिए जब भी हम कोई केमिकल चेंज देखते हैं, है ना, आता है, तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी भी उस मैटर का बदलता है, इस वजह से हम कोई नया पदार्थ प्राप्त करते हैं।
तो केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। जैसे ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ ए कैंडल, जब हम कैंडल बर्न कर रहे होते हैं तो फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों हमें दिखाई देता है, ठीक है ना। उसका जो आपका बर्निंग केमिकल प्रोसेस होता है और फिजिकल क्यों, क्योंकि उसका जो बनावट है वो धीरे धीरे घटते जाएगा, है ना, उसमें आपको अंतर आएगा, दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, व्हाट आर टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब देखो सब्सटेंस क्या है, टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। On the basis of their chemical composition, substance can be classified either as element or compound। यानी उसके केमिकल, किसी भी सब्सटेंस के, पदार्थ के, उसका रासायनिक जो कंपोजिशन है, जिन चीज़ों से बना है वो सब्सटेंस रासायनिक तौर पर, है ना, उस आधार पर किसी भी चीज़ को दो आधारों पर डिवाइड किया गया है। एक को एलिमेंट बोला गया, दूसरे को कंपाउंड। एलिमेंट को सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल भाई साहब ने इस टर्म को इस्तेमाल किया था, एलिमेंट शब्द 1661 में। बाद में एंटोइन लेवॉइजर भाई साहब हैं, 1743-94 में रहे हैं, फ्रेंच केमिस्ट। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन दिया एलिमेंट का क्या होता है। उन्होंने डिफाइन किया कि एलिमेंट क्या है, एक बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है। एलिमेंट क्या है, एक बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, है ना, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। यानी ये एक बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है जिसको कि हम और ज़्यादा फर्दर केमिकल रिएक्शन की मदद से और ज़्यादा फर्दर सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते। वो एक ही तरह के चीज़ों से बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो उसको फर्दर हम सिंपलर सब्सटेंस में नहीं ब्रोक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये ध्यान रखना। तो एलिमेंट्स जो होता है नॉर्मली डिवाइड होता है तीन आधार पर, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। तो मेटल जो शो करता है इस तरह के प्रॉपर्टी, उसे हम मेटल कहेंगे, क्योंकि मेटल अगर मान लो ये अगर लस्टर है यानी शाइन दिखाता है तो मेटल है। अगर सिल्वर ग्रे और गोल्डन येलो कलर हमें दिखाई देगा मेटल्स में, फिर ये जो एलिमेंट है ना, कंडक्टर है, अच्छा कंडक्टर होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए मेटल का ही इस्तेमाल करते हैं तारों वगैरह में। डक्टाइल होता है जिससे कि हम तार बना सकते हैं। मैलेबल हो सकता है क्योंकि पीट करके हम पतली शीट्स बना सकते हैं। सोनोरस होता है यानी एक बार रिंग करने पर, साउंड रिंग करने पर हिट करेंगे तो वो रिंगिंग की आवाज़ जाएगी, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, उसका जो पार्टिकल्स होता है आपका जुड़ा हुआ रहता है आपस में क्लोजली। अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ मेटल देखो, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम। सिर्फ मरकरी है जो लिक्विड बना रहता है, यही एकमात्र मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में हमें रहता है रूम टेम्परेचर पर, ध्यान रखिएगा, रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड में रहता है, लिक्विड स्टेट में। नॉन मेटल्स क्या है जिनमें ये प्रॉपर्टी दिखाएंगे, वो नॉन मेटल है। उसमें वैरायटी ऑफ कलर दिखेगा, ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ये लस्टरस नहीं होता, शाइनिंग नहीं है, सोनोरस नहीं, उसमें रिंगिंग का आवाज़ नहीं होगा, ना ही इसे पीट करके आप शीट्स बना सकते हैं। तो नॉन मेटल का उदाहरण है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन। ब्रोमीन को अलग रखिएगा भी, कार्बन में कोल और कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन एसेट्रा। अच्छा, कुछ ऐसे एलिमेंट है जो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, है ना, जो दोनों मेटल का भी प्रॉपर्टी शो करेगा, नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी शो करेगा, ध्यान रखना। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एसेट्रा, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट टाइम में 100 के आसपास है। 92 एलिमेंट नेचुरली ऑकरिंग है और रेस्ट जो मैन मेड है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट जो है सॉलिड है। 11 एलिमेंट जो है वो गैसियस स्टेट में रहते हैं रूम टेम्परेचर पर। 2 एलिमेंट ऐसे हैं जैसे मरकरी और ब्रोमीन जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में रहते हैं। एलिमेंट जो गैलियम है, सीजियम है, ये लिक्विड पर बिकम्स लिक्विड एट ए टेम्परेचर स्लाइटली अबव द रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 303 केल्विन पर थोड़ा सा ज़्यादा रूम टेम्परेचर है, पर ये लिक्विड अवस्था में रहते हैं। चलिए, तो एलिमेंट समझ गए सारे लोग, बच्चा पार्टी। अब समझते हैं कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड एक ऐसा पदार्थ है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, केमिकली कंबाइंड होते हैं, यानी 2 से ज़्यादा एलिमेंट होंगे केमिकली। ये जो भी एलिमेंट का केमिकली जिस तरह से भी बना हुआ वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, है ना, और फिक्स प्रोपोर्शन में आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे इस एक्टिविटी समझते हैं, एक 2 ग्रुप ले लें, 5 ग्रुप ऑफ आयरन फिलिंग्स पकड़ लीजिए, है ना, और 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर ले लीजिए चाइना डिश में, बोथ ग्रुप्स को दे दीजिए। ग्रुप 1 को क्या करना है, क्रश करना है
आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर को और मिक्स कर देना है। ग्रुप 2 को क्या करना है, क्रश करना है, आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर को मिक्स कर देना है, फिर हीट करना है उस मिक्सचर को स्ट्रांगली जब तक कि वो लाल ना हो जाए, एकदम गर्म लाल ना हो जाए। अब फ्लेम को हटा लीजिए, अब इसे ठंडा होने दीजिए। अब चेक करिए, चेक फॉर द मैग्नेटिज्म एंड इन द मटेरियल ऑब्टेन। अब दोनों जो जिनको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को जो भी प्राप्त हुआ है ना, उस मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को देखिए, चुंबकीय प्रॉपर्टीज को, है ना। ब्रिंग ए मैग्नेट नियर द मटेरियल एंड चेक इफ द मटेरियल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। अब जो मैग्नेट को ला करके दोनों के जो भी मटेरियल है उनके पास लेके जाइए, देखो कि वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं उस मैग्नेट को के तरफ, ठीक है ना। अच्छा, फिर कंपेयर द टेक्सचर, यानी बनावट, कंपेयर करो टेक्सचर को, कलर को, है ना, जो मटेरियल ऑब्टेन्ड हुआ है दोनों ग्रुप्स को। अच्छा, कार्बन डाइसल्फाइड टू 1 पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन, ऐड करो कार्बन डाइसल्फाइड को 1 पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन, स्टीर वेल एंड फिल्टर, यानी कार्बन डाइसल्फाइड को क्या करेंगे, 1 पार्ट के साथ जो मटेरियल प्राप्त हुआ उसके 1 पार्ट में कार्बन डाइसल्फाइड हम मिलाएंगे और उसे अच्छा से मिला करके फिल्टर कर देंगे, ठीक है ना, उसे छानेंगे। ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द अदर पार्ट। अच्छा, फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम अदर पार्ट ऑफ मटेरियल में हम उसे मिलाएंगे, ऑब्टेन मिलाएंगे, ठीक है ना, है ना। टीचर यहाँ मौजूद रहे, नहीं तो बच्चे हाथ जला लेंगे, नुकसान कर लेंगे अपना। चलो, परफॉर्म ऑल द अबव स्टेप विथ बोथ द एलिमेंट आयरन और सल्फर को। अब हमें क्या करना है, आयरन और सल्फर के साथ यही चीज करना है। अब देखते हैं इसका क्या लाभ हुआ। चलिए, द गैस ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप 1 इज हाइड्रोजन। जो गैस प्राप्त हुआ ग्रुप 1 के द्वारा वो था हाइड्रोजन। उसका कलरलेस है, ऑर्डरलेस, महक नहीं आएगा और कंबस्टिबल है, यानी ज्वलनशील है। इसीलिए एडवाइस किया गया है कि कंबशन टेस्ट क्लास में तो नहीं किया जाए, हाइड्रोजन के लिए कंबशन टेस्ट क्लास में ना किया जाए, पता चला बच्चे अपने को नुकसान करा लेंगे, है ना। गैस ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप 2। अब ग्रुप 2 के द्वारा जो गैस प्राप्त किया गया, सारी चीज़ों को मिलाने के बाद वो हाइड्रोजन सल्फाइड प्राप्त हुआ। ये कलरलेस है, गैस है, और इसका जो स्मेल है वो रॉटन, सड़े हुए अंडे की तरह होता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय बोथ द ग्रुप शो डिफरेंट प्रॉपर्टी। अगर आपने देखा होगा कि दोनों ग्रुप्स के बाद पास जो प्रोडक्ट जो उनके पास ऑब्टेन्ड हुआ वो दोनों अलग अलग था। दो द स्टार्टिंग मटेरियल वेयर द सेम, लेकिन स्टार्टिंग मटेरियल सेम था, लेकिन तो भी कुछ अलग हमको दिखाई दिया। स्टार्टिंग मटेरियल शुरुआत में जो चीज़ दिया गया वो तो सेम ही था लगभग, लेकिन फिर कुछ अंतर दिखाई दिया। ग्रुप 1 हैज़ कैरिड आउट द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग ए फिजिकल चेंज। ग्रुप 1 ने क्या किया, जो एक्टिविटी किया उसमें हमको दिखाई दिया फिजिकल चेंज, है ना। इन द केस ऑफ ग्रुप 2, ग्रुप 2 ने जो एक्टिविटी किया उसमें हम केमिकल चेंज देखते हैं, है ना। तो मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 1 इज ए मिक्सचर ऑफ 2 सब्सटेंसेस। जो ग्रुप 1 को जो मटेरियल दिया गया ऑब्टेन्ड हुआ वो था 2 अलग अलग पदार्थों का मिक्सचर्स था, ठीक है ना। क्या था, सब्सटेंसेस गिवन आर द एलिमेंट्स आयरन एंड सल्फर। तो आयरन और सल्फर दिया गया था ग्रुप 1 को, है ना, और इन दोनों का दोनों सब्सटेंसेस का मिक्सचर दिया गया था ग्रुप 1 को। द प्रॉपर्टी ऑफ द मिक्सचर आर द सेम एज दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। तो मिक्सचर का जो प्रॉपर्टी था वो आपके उसका सिमिलर प्रॉपर्टी था जो उसमें मिला हुआ था, यानी आयरन और सल्फर का जो मिक्सचर है, तो आयरन और सल्फर का जो प्रॉपर्टी था वही प्रॉपर्टी आपका मिक्सचर का भी प्रॉपर्टी हमको सेम दिखाई देता है जो उसमें मिले हुए थे। मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 2 इज ए कंपाउंड। जो मटेरियल ग्रुप 2 के द्वारा जो प्राप्त हुआ वो कंपाउंड था, है ना, कंपाउंड था। तो ऑन हीटिंग द 2 एलिमेंट स्ट्रांगली वी गेट ए कंपाउंड। जब दोनों एलिमेंट को हम लोगों ने हीट किया तो हमें कंपाउंड प्राप्त किया है। इन दोनों के टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज थे, है ना, कंपेयर टू द कंबाइनिंग एलिमेंट्स। यानी इन दोनों के डिफरेंट प्रॉपर्टी थे मुकाबले कंबाइनिंग एलिमेंट्स। हीटिंग करने पर जो 2 एलिमेंट है उससे हमको कंपाउंड मिला। जो मिले हुए जो एलिमेंट थे ना, जो पहले जो मिले हुए एलिमेंट थे ना, उससे इनका डिफरेंट प्रॉपर्टी हमको देखने को मिलता है। ध्यान रखना, हीटिंग करने से, है ना, हमें कंपाउंड प्राप्त हुआ
जो कि जिसका कि पूरी तरह से डिफरेंट प्रॉपर्टी था एज कंपेयर्ड। जब ये शुरू में जब जो हमको मिला था एलिमेंट्स, उससे ये पूरी तरह से अलग था। मतलब इसका अलग प्रॉपर्टी है हीट करने के बाद, और पहले जो एलिमेंट मिला हुआ था उसका प्रॉपर्टी अलग था। ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज द सेम थ्रू आउट, यानी जो कंपोजिशन होगा कंपाउंड का वो पूरी तरह से एक समान होंगे। ठीक है। वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द टेक्सचर एंड द कलर ऑफ द कंपाउंड आर द सेम थ्रू आउट। यहाँ तक कि कंपोजिशन जो कंपाउंड है, यानी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जो मिले हुए हैं वो एक समान फैले हुए होंगे, मतलब मिले हुए होंगे। उसका टेक्सचर यानी बनावट एक समान होगा, उसका कलर पूरे कंपाउंड का एक साथ दिखेगा, है ना, है ना, वो मिल जाएगा पूरा आपस में एक साथ दिखेगा। Thus we can summarize the physical and chemical nature of matter in the following graphical organizer। तो हम इसको हम ग्राफिकल वे में समराइज कर सकते हैं, केमिकल नेचर और फिजिकल नेचर को हम समझ सकते हैं ग्राफिकल वे में। ठीक है। चलो, मैटर है, देखो मैटर क्या है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। अब प्योर सब्सटेंस क्या, तो एलिमेंट और कंपाउंड। तो एलिमेंट है ये, इसको और हम सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते केमिकल रिएक्शंस करके, क्योंकि ये एक तरह की चीज़ों से ही बना है, जैसे कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मरकरी। कंपाउंड क्या है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिल करके बना है, तो इसे हम तोड़ सकते हैं, ब्रोक डाउन कर सकते हैं बाय द केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस की मदद से हम उसे तोड़ सकते हैं, अलग अलग एलिमेंट प्राप्त कर सकते हैं, उसके कंपोजिशन को तोड़ सकते हैं, जैसे वाटर, मीथेन, शुगर एक्सेट्रा। अच्छा, मैटर में ही आपका मिक्सचर होता है जिसमें कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होता है, अलग अलग हो सकता है। तो होमोजीनियस जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, यूनिफॉर्म यानी एक समान कंपोजिशन, एक मात्रा में सब घुला हुआ होगा। ठीक है ना, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ये एक मात्रा में सब आपस में घुला होगा और घुल जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एक समान नहीं है ना, अलग अलग चीज़ें घोली जाएंगी जिससे कि ये घुलेंगे नहीं प्रॉपरली, जैसे सैंड और सॉल्ट है, शुगर और सॉल्ट है, वाटर में ऑयल है, ऑयल वाटर और ऑयल है, शुगर एंड सॉल्ट है, तो ये आपस में मिलेंगे नहीं, घुलेंगे नहीं, है ना। चलिए, पीछे एक टेबल छूट गया है, उसको भी देख लेते हैं मिक्सचर, और इसको देख समझ लेते हैं। पहला, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या है, तो उसमें एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्सअप होते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, और नया कोई कंपाउंड नहीं बनता है, ध्यान रखना। तो एलिमेंट रिएक्ट करते हैं, एलिमेंट रिएक्ट करते हैं और टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, यानी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में रिएक्ट करेंगे तो नया कंपाउंड बनाएंगे। मिक्सचर में हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन। तो मिक्सचर में क्या होता है, वेरिएबल अलग अलग कंपोजिशन हो सकता है, याद रखना, कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। मिक्सचर में अलग अलग जो कंपोजिशन जिनसे मिल करके वो मिक्सचर बना हुआ वो अलग अलग हो सकता है मात्रा, ठीक है ना, वेरिएबल हो सकता है कंपोजिशन। लेकिन कंपाउंड में सेकंड नंबर देखिए, द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। तो जो नया सब्सटेंस प्राप्त होगा उसका जो कंपोजिशन होगा वो फिक्स होगा, है ना। यानी हमको पता होगा कि अगर ये सब्सटेंस हमको प्राप्त हो रहा है पर्टिकुलर, तो उसमें मात्रा इतनी ही होगी, उसका जो भी चीज़ें सब मिल करके बना है। फिर है मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेज। तो मिक्सचर में क्या होता है, हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेज, जो जिन चीज़ों से मिल करके बना है, कॉन्स्टिट्यूएंट यानी उससे हिस्से, जिनसे वो वैसे पदार्थ जो जिससे मिल करके मिक्सचर बना है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस के जो प्रॉपर्टी हैं उस आधार पर वो मिक्सचर का प्रॉपर्टी हम देखते हैं को मिलता है। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस, मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस यानी नींबू का खट्टा, चीनी का मीठा, है ना, पानी है, तो इनको मिलाएंगे तो वो मिक्सचर करने पर खट्टा मीठा हमको स्वाद आएगा। न्यू सब्सटेंस का जो टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी हम लोग को देखने को मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड, मिक्सचर्स का कॉन्स्टिट्यूएंट जो है हम सेपरेट कर सकते हैं आसानी से फिजिकल मेथड से, हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन, याद होगा आप लोगों ने बात किया हुआ था। कंपाउंड्स का क्या है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट तो कर सकते हैं, लेकिन केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से ही हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का ये एनसीईआरटी के आपके क्वेश्चन से ये कट गया है, माफ़ कीजिए, ये कट गया, इसको आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन भी। तो ये आपका कंप्लीट है। तो इस तरह से आज हम लोग का चैप्टर ये पूरा कंप्लीट होता है। ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर को पूरा देखिए बगैर स्किप किए। इज मैटर अराउंड अस प्योर, यहाँ से आपके सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड,
यूपीएससी, पीसीएस, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, सीयूईटी, सीटेट, कहीं से भी साइंस का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो यहाँ से आप लोग को ज़रूर पढ़ना है इन चीज़ों को। मतलब पूरा वीडियो मेरा देख लिया ना, तो आपका श्योर है कि आपका कंप्लीट है। ध्यान रखना, जो भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, फैक्ट को लिखते चलिए। जो आपको नहीं आता है उसको लिखिए, जो आपको नहीं आता उसको रहने दीजिए, क्योंकि वो आपको आता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब आप लोग को करना क्या है कि इससे रिलेटेड मैं क्विज बनाऊंगा अपने यूट्यूब युवान एडुसर्व चैनल पर। आप लोग को यहाँ आकर के आप लोग को क्या करना है कि उस क्विज को लगाना है। उसका भी क्विज तैयार हो गया है। इस वीडियो को अपलोड होने के बाद फिर उस क्विज को भी अपलोड कर देंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो प्लीज़ उसको गो थ्रू करिए, उसको लगाइए, आपको बहुत बहुत लाभ करेगा, मैं बता रहा हूँ। ये मैं देखता हूँ कि आज मेरे बहुत सारे स्टूडेंट अगर अच्छे पोजीशन पे है, इसलिए क्योंकि हम लोग नेशनल लेवल के क्विजर्स रहे हैं, हम लोग नेशनल लेवल के क्विजेस को जीत चुके हैं। हम जानते हैं कि चीज़ों को अगर मनोरंजक तौर पर रखा जाए तो हमारे कॉम्पिटिशन्स बहुत आसानी से निकल सकते हैं। और आप लोगों से अलग हैं, याद रखना, भीड़ से आप अलग हैं। आपके अंदर वो क्षमता है कि आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हैं। आप बाकियों से अलग हैं, इस तरह नहीं कि मतलब बहुत सुपर नेचुरल पावर से, इसलिए क्योंकि देखो आप में कंट्रोल करने की क्षमता है, तभी आप बैठे हैं पढ़ने के लिए, आप इतने चीज़ों को सुन समझ रहे हैं, फिर क्वेश्चंस लगाने के लिए भी आप जाओगे। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप। और इसके अलावा आपको अभी जितना हो सकता है मैं वीडियोस बना बना करके देखिएगा, आप अपने अंदर परिवर्तन होते हुए महसूस करेंगे जब आप ये लगाते चलेंगे मेरे सारे वीडियोस को। ठीक है, और हाँ, जो भी हो युवान एडुसर्व चैनल के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ काइंडली आप लोग इसे सपोर्ट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को भी बोलिए, है ना। और यहाँ पर जो भी डोनेट करना चाहते हैं उनके लिए भी अलग से दिया हुआ है, क्योंकि हम मानते हैं कि हम अपना जितना भी है उसका एक अंश हम लोगों की मदद करते हैं। क्योंकि अगर लोगों का आंसू पोंछेंगे ना तो हमारा भी दिल, हमको भी लगेगा कि कहीं ना कहीं हमने अच्छा किया, हमने लोगों के लिए मदद किया। क्योंकि इतना ज़्यादा हर चीज़ नेगेटिव फैला हुआ है पूरी तरह से, अपने को उनकी मदद करना है, चाहे वो गरीब बच्चे को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना हो, चाहे किसी हॉस्पिटल में मरते हुए को बचाने के लिए पैसा देना हो, चाहे अपने शरीर से खून ही क्यों ना देना हो, किसी भी तरह से मदद करिए। बच्चों ध्यान रखना, माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं। लोगों की मदद करना सीखो, लोगों पे विश्वास करो। ऐसा नहीं कि आज अविश्वास का दौर चल पड़ा है, हम लोगों को मदद करना है, जानवरों को भी हेल्प करनी है। गर्मी का समय है, पानी प्लीज़ निकाल करके रख दें, या घड़ा एक लटका दें जिसमें चिड़िया आके रह सके, पानी पी सके। तो तरह तरह से है, काइंडनेस के लिए कोई ऐसा नहीं है कि हमें कहीं बहुत बड़ा कुछ करना है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों से भी दया जो है ना वो घूम करके आती है, याद रखिएगा। वो आप किसी के लिए दया करोगे, वो किसी के लिए दया करेगा। करना है, किसी ने आपके साथ गलत किया उसको ले करके मत चलो, लोगों की मदद करना है। तो बेटा ये चीज़ हम लोग को करना है। अब मैं तो आधा पागल हूँ ही, तो मुझे तो ये करना ही करना है काम। तो प्लीज़ आप लोगों से विनती है कि प्लीज़ सपोर्ट करिए, शेयर करिए। और मेरे चैनल पे लगाया जो भी क्विजेस, अभी लंबे लंबे क्विजेस भी आएंगे, क्योंकि हमको कुछ कॉम्पिटिशन्स को के लिए बच्चों का लगातार आ रहा है मैसेजेस लगातार कि सर प्लीज़ इस पर क्वेश्चंस बनाइए, इन टॉपिक्स पर क्वेश्चंस बनाइए। तो मेरे को वो एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में कंप्लीट करते चलना है, जिससे कि जो वीडियो भी देखें उन बच्चों का पूरा बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल युवान एडुसर्व। होप टू सी यू अगेन विथ न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू टॉपिक एंड स्पेशली द क्विज पार्ट, है ना। उसको जरूर लगाइए, बेसब्री से इंतजार करिए, आपके लिए क्विज मैं लेके आ रहा हूँ। और मदद करिए लोगों की, और माता पिता सबसे बड़े भगवान हैं, उनसे बड़ा भगवान कोई नहीं। फिर मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ। तब तक से कीप वॉचिंग युवान एडुसर्व एंड कीप सब्सक्राइबिंग युवान एडुसर्व। फिर मिलते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे।